मैं आप लोगों का दोस्त आशीष गुप्ता उर्फ कॉस्ट गुरु। और दोस्तों, हमारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीरीज बहुत बढ़िया चल रही है। हमारा बैच बहुत बढ़िया जा रहा है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी कॉस्टिंग को लेके, जितने भी कंसेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए थी, वो मिल रही होंगी। चलिए दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। हमारा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का कारवां चालू हो चुका है। अगर आपको याद हो, पिछला चैप्टर जो हमारा हुआ था दैट वाज मटेरियल कॉस्ट, और वो जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, मैंने कॉस्ट का बंटवारा एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। तो जो फर्स्ट कॉस्ट होती है वो आपकी मटेरियल कॉस्ट होती है। आज हम उसका दूसरा एलिमेंट करने वाले हैं। चलिए जी, तो बिना समय बर्बाद करे हुए, ठीक है, पीपीटी आपको पता है। अब आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता है, आपको पता है कि मैं किस तरीके से इलेबोरेटली एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले आई वुड बी यूजिंग माय व्हाइट बोर्ड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल, और उसके बाद मैं आपको अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि क्विक रिवीजन के लिए है, उसके दर्शन में आपको कराऊंगा। चलिए सर, तो अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। और आपको क्लास के रूल्स पता है, उम्मीद है भूल नहीं चुके हो, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि प्रॉपर कॉपी पेन पेंसिल, पेंसिल तो हम ऑब्वियसली आप यूज नहीं करते, कॉपी पेन कैलकुलेटर लेके आपको तैयार रहना है और बिल्कुल सीरियस तरीके से हमारी क्लासेस चलनी चाहिए। फिल्म की तरीके से, नेटफ्लिक्स की मूवी की तरीके से काम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब मैं वही, जैसे आपको पता है कि मैं माहौल पहले बनाता हूं, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की। क्या हेडिंग डाल रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है सर, मैं आपकी थोड़ी सुविधा के लिए फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं। चलिए सर, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बांटूं तो तीन टाइप की कॉस्ट जो है होती हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े एरो मार दिए यार मैंने। चलिए कोई बात नहीं, तीन टाइप की एलिमेंट्स हमारे होते हैं। सबसे पहला विच इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, और ये हमने पिछली क्लास में कवर किया था। चलिए इसके बाद भाई आपसे ही पूछूंगा, मैंने कई बार बोला भी है, कॉस्ट शीट आपने पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ पढ़ लिया आपने, कि जब भी एक प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगता है? ठीक है, आप बोलते हैं सर सबसे पहले मटेरियल लगता है। मैंने घर का एग्जांपल दिया है, तो घर बनाने में सबसे पहले ईंट पत्थर रेत लगती है, मटेरियल लगता है। उसके बाद क्या लगता है? अब घर के एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करूं तो उसके बाद जो है कारपेंटर बंदा लगता है, पेंटर लगता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कह सकते हैं लेबर। अब ऐसा शब्द नहीं है जो आपके लिए जो है वो अनजाना शब्द है, ऑब्वियसली पहले भी पढ़ा हुआ है, बचपन में भी शब्द सुना हुआ है, और मैंने इसको और इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया है कहीं ना कहीं। तो द सेकंड एलिमेंट इज लेबर कॉस्ट। और लेबर को मैं एक नाम और दे दूं सर, इसको आप एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं तो चलेगा। ठीक है, लेबर मतलब वो जो हमारे लिए काम करता है, तो एम्प्लॉय भी तो मतलब वही होता है जो हमारे लिए काम करता है। मेरी बात समझ रहे हो? बचपन में जब हम 11th में थे तो शायद हमारे दिमाग में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गई थी या कर दी गई थी कि लेबर अलग किस्म के लोग होते हैं, एम्प्लॉय अलग किस्म के लोग होते हैं। बच्चे के मन में एक तस्वीर बन गई, वो कई बार दिमाग की साइड में बादल सा बनता है ना, वो दिमाग की साइड में बादल बन गया उसके, उसमें ये आ गया कि यार लेबर तो थोड़े ना ऐसे बेकार किस्म के शायद लोग होते होंगे। ठीक है, और जो एम्प्लॉय होते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया एसी ऑफिस में बैठते हैं और भैया टाई लगाते हैं, बहुत ही बढ़िया लोग होते हैं, कॉफी पीते हैं, उनको कॉफी पीने को मिलती है। सर मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में जो हमारे लिए काम करता है वो हमारी लेबर है। तो लेबर कॉस्ट को आप एम्प्लॉय कॉस्ट भी कह सकते हैं, चलेगा। मैं रेफरेंस देना चाहूंगा क्योंकि अब आपको मेरा तरीका पता है कि मैं हर बात का एक प्रैक्टिकल रेफरेंस जरूर देता हूं ताकि बच्चों के दिमाग के अंदर तक बात घुसे। देखिए सर, हमारे देश में कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज का दौर है, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, और आपको सच बताऊं तो विदेशी कंपनी की भाषा में वो ये है कि इंडिया में लेबर सस्ती मिलती है, ये कहा जाता है। सच में मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, ऑब्वियसली एमएनसीज में काम करते हैं, तो वो एमएनसीज अगर वही काम अपने देश में क्वालिफाइड लोगों से कराए ना तो उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हमारे इंडियंस की थोड़ी खराबी ये है कि हम सस्ते में मान जाते हैं, इसलिए उनका कहना है कि इंडिया में लेबर सस्ती है। तो लेबर एम्प्लॉय कोई फर्क नहीं है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जो तीसरा एलिमेंट होता है वो हमारा ओवरहेड्स होता है, विच इज बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब मेरा आज का मुद्दा भाई ये है, ये लेबर और एम्प्लॉय कॉस्ट।
लेबर या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट आप इसे कहिए, ये हमारा आज का मुद्दा है। जो चैप्टर में आप स्टार्ट करने वाला हूं दैट वुड बी लेबर कॉस्ट। ठीक है जी, हेडिंग अब मैं सेपरेटली हेडिंग डाल देता हूं लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट के बारे में थोड़ी सी ऑब्वियसली यार देखिए, आपको पता है कि थ्योरेटिकली मैं बहुत डिटेल डिस्कशन करना पसंद करता हूं कहीं ना कहीं। लेबर कॉस्ट की बात करें तो इसमें भी मैं ये लिखूंगा कि इट इज वन ऑफ द, और सर आपको पता है नोटिंग साथ साथ होनी चाहिए, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्राइम कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लिखता हूं। हाँ ऑब्वियसली जब मैंने प्राइम कॉस्ट लिखा है, आपको पता है क्या होता है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। तो कई बच्चे ये भी बोलेंगे सर डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का हिस्सा हुई ना, जो इनडायरेक्ट लेबर है वो तो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं होती, इनडायरेक्ट कॉस्ट तो ओवरहेड्स का हिस्सा होती है। बिल्कुल ठीक बोल रहे भाई। ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट लेबर की ही बात कर रहा था अभी, क्योंकि देखिए ये बात तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज में कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो लेबर है, ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट में डायरेक्ट लेबर का प्रपोर्शन ज्यादा होगा, इनडायरेक्ट लेबर का प्रपोर्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लेबर कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। देखिए ये तो बात हमको पता ही है कि भाई हर चीज कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांटी जा सकती है। तो लेबर कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। चलिए जी, उम्मीद है आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है सर, मैं आपको बता रहा हूँ लेबर कॉस्ट को अब और मैं एक अलग तरीके से आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। अभी देखा जाए तो मैंने कुछ खास समझाया नहीं है। चलिए इसको मैं क्लियर कर दूं, अभी तक जो लिखा है इसको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। और अब डिटेल में बात को सुनिए, आपको मजा आएगा। जैसे अभी तक मजा आया वैसे अभी मजा आने वाला है। लेबर कॉस्ट अगेन हेडिंग डाल रहा हूं। पहले तो मैं ये बता दूं खासतौर पे अपने सीएमए और सीएस वाले दोस्तों के लिए, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे देश में है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो 7 है दैट इज रिलेटिंग टू आवर लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट। चलिए अब बहुत अच्छे से इसको समझिए, लेबर कॉस्ट को समझिए। ठीक है जी, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन नाउ टू गिव यू द थिंग्स फर्दर। अब देखिए भाई, मैं लेबर कॉस्ट को ना डाउनवर्ड एरो डाल के लिख रहा हूं, अर्निंग्स ऑफ लेबर, अर्निंग्स ऑफ लेबर। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, हमारी लेबर जो कमाती है वो उन्हें कौन दे रहा है, हम उनको दे रहे हैं। मेरी लेबर जो कमा रही है वो उनको हम दे रहे हैं। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि मेरी लेबर की जो लेबर की कमाई है वो एम्प्लॉयर की लेबर कॉस्ट है? क्या आपको ये बात हजम हो रही है? क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? एम्प्लॉय की जो अर्निंग्स है, ठीक है ना, लेबर की जो अर्निंग्स है, सैलरी बोल लो चलो, यहां पर सैलरी ऑब्वियसली आपको पता है ना, लेबर या एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है। तो हमारे एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है वो उसे कौन दे रहा है, मैं ही तो दे रहा हूं। तो उसकी जो कमाई है वो मेरी कॉस्ट है। तो मैंने सिंपल लेबर कॉस्ट को एक्सप्लेन किया, अर्निंग्स ऑफ लेबर, जो उसकी कमाई होगी वो मेरी लेबर कॉस्ट होगी। एक और तरीके से बोल रहा हूं क्योंकि अभी भैया टैक्सेशन आप बहुत ही इलेबोरेट तरीके से महागुरु से पढ़कर चुके हो, तो एक बात मैं और बोलूंगा, जो एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, ठीक है, वो ऑब्वियसली उसके सैलरी के हेड में टैक्सेबल होती है। जो एम्प्लॉयर उसको सैलरी दे रहा है वो क्या करता है, उसके लिए तो वो एक्सपेंस है ना, वो उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करता है और इनकम टैक्स बचाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने इस बात को रिलेट कर दिया कि जो उसकी कमाई वो मेरी कॉस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब मुझे ये बताओ कि हमारा लेबर जो है वो क्या क्या कमाता है, हमारा लेबर जो है वो क्या क्या कमाता है। ठीक है, अभी देखिए मैंने एरो डाल दिए, मैं एरो भी नहीं डालता, बच्चों से जनरली पूछता हूं आप बताइए कि हम अपने लेबर को क्या क्या देते हैं। सर हम अपने लेबर को सैलरी देते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब तुमने इनकम टैक्स में सैलरी पढ़ा तो सबसे पहले तो बेसिक सैलरी आता है ना। और कहीं ना कहीं मैं आपको सही बताऊं तो हम प्रॉपर लेबर की बात कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, आपको पता है कि हम पढ़ाई ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं लेबर की बात करूंगा दैट वुड बी, क्योंकि लेबर के लिए ज्यादा जो क्लोज वर्ड है दैट इज वेजेस। तो सबसे पहले हम अपने लेबर को बेसिक वेजेस देते हैं, हम अपने लेबर को
बेसिक वेजेस देते हैं। बात क्लियर है सर? इसको कोई चाहे तो समझने के लिए बेसिक सैलरी ब्रैकेट में लिखना चाहे लिख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हम अपने लेबर को क्या देते हैं? ठीक है भाई, टैक्स पढ़े हुए बच्चे हो तो जरूर मन में आएगा सर डियरनेस अलाउंस देते हैं, सर HRA देते हैं, ऑब्वियसली बिल्कुल भी। और जितना भी आपने जो भी मैं उसको जितनी भी चीजें आप अपने लेबर को देते हैं, जो भी इम्यूलमेंट्स परक्विजिट्स आप अपने लेबर को देते हैं, वो सारी लेबर की अर्निंग्स में काउंट होती है और हमारी कॉस्ट में काउंट होती है, मैं मान लिया। लेकिन मैं थोड़ा ना सीक्वेंशली चल रहा हूं, ठीक है? ज्यादा आपको क्या कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सर हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, हम पूरा टेक्स्ट तो पढ़ नहीं रहे, तो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं मैं कहानी सुनाऊंगा। हम अपने लेबर को इसके अलावा मेनली देते हैं एक और चीज, वो है बोनस। वो है बोनस। सर बोनस वर्ड का आपने नाम सुना? आई होप आपने लॉ में भी शायद क्या कहते हैं बोनस एक्ट पढ़ा होगा, 1965 है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। तो बोनस एक्ट आपने पढ़ा होगा। तो बोनस क्या होता है? बोनस के लिए वैसे एक शब्द कई बार और यूज होता है, दैट इज इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स एक वर्ड है, वो बोनस के लिए और यूज हो सकता है। तो जरा मुझे बताओ बोनस का मतलब क्या? ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं सर बोनस, सर वो जो दिवाली पे दिया जाता है ना वो बोनस है, सर जो दिवाली पे मिलता है, होली पे मिलता है, वो बोनस है। तो भाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल बोनस। ऐसे तो भैया मान लो मेरा एम्प्लॉयर जो है वो साउथ इंडियन बंदा है, तो वो तो पोंगल भी बना रहा है, तो पोंगल पे भी बोनस देगा, तो मैं वो वाली बोनस की बात नहीं कर रहा हूँ। सर फिर आप कौन से बोनस की बात कर रहे हो? तो ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, तुम मेरे से पूछ रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन से बोनस की बात हो रही है। भाई यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वाले बोनस की बात हो रही है। हाँ, प्रोडक्टिविटी ये क्या होता है यार? काम करना। लेबर को मैंने क्यों हायर किया है, क्यों नौकरी पे रखा है? मजे करने के लिए रखा है, प्रोडक्ट बनाने के लिए रखा है। तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी वर्ड के लिए और एक ज्यादा बेहतरीन शब्द बोलूं जो आप जिससे आप ज्यादा रिलेट करेंगे, वो शब्द हो गया एफिशिएंसी। क्या आपने एफिशिएंसी वर्ड सुना? क्या आपने एफिशिएंसी वर्ड सुना है? सर एफिशिएंसी वर्ड का मतलब होता है काबिलियत। अगर आप काबिल हो तो आप एफिशिएंट हो। कौन है काबिल? सर काबिल दो लोग हैं, एक तो जो जल्दी से काम कर लेता है और एक ऋतिक रोशन साहब। पिक्चर आई थी काबिल, देखी नहीं देखी तुम लोगों ने? तो मजाक की बात है। एफिशिएंसी, सर एफिशिएंसी वो बंदा होता है, ऑब्वियसली अभी तो इंट्रोडक्शन है और आप लोग जानते हैं कि मेरा पहला जो लेक्चर होता है किसी भी चैप्टर का, शुरुआत ही कहीं ना कहीं इतनी इलेबोरेटेड होती है कि बाद के लिए बच्चे का इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाए और काफी सारी चीजें वो खुद कर पाए, और मैं चाहता हूं कि आप चीजें खुद कर पाए। एफिशिएंट वो लेबर होता है कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर काम को जल्दी खत्म कर ले। ठीक है ना? तुम्हारी माता जी ने, मम्मी मम्मी ने, माता जी थोड़ा सा ज्यादा बुजुर्ग साउंड करता है, मम्मी ने बोला बेटा 8 घंटे में एक चैप्टर करके दिखा दे मुझे, और तुम भैया इतने तुर्रम खा निकले, तुमने 5 घंटे में करके दिखा दिया। तो मम्मी बोलेंगी यार तू तो बड़ा एफिशिएंट है ना, तुम्हें टॉफी गिफ्ट करेंगी, ले एल्पेन लीबे खा। समझ रहे हो बात को? और एक बंदा जो गिवन टाइम में ज्यादा काम करके दे दे, मतलब वही 8 घंटे में मम्मी ने तो कहा था एक चैप्टर करके दे दे, तुमने 8 घंटे में 3 चैप्टर करके दे दिए, भैया तुमसे तो बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरा ऐसी लेबर, मैंने उसको बताया था एक प्रोडक्ट को बनाने में इतना टाइम लगता है, 4 घंटे लगते हैं, उसने 4 घंटे से कम में एक प्रोडक्ट बना दिया। और जाहिर सी बात है दोनों बातें आपस में घूम रही है। जो बंदा एक प्रोडक्ट को 4 घंटे से कम में कर दे, यानी अलाउड टाइम, अलाउड टाइम क्या होता है, जितना टाइम बोला है उससे कम में कर दे, तो जाहिर सी बात है वो जो वर्किंग टाइम होगा उसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा होगा कहीं ना कहीं। तो वो बंदा, तो यहाँ पर बोनस सर एफिशिएंसी बेस्ड है, आप लोग बिल्कुल समझे। इसके अलावा आप जो मर्जी अपने लेबर को दें, जो मर्जी दीजिए सर। ठीक है ना? क्या क्या दे रहे हैं, कोई भी अलाउंसेस दीजिए। अब अलाउंसेस में डियरनेस अलाउंस आपने पढ़ा है, डियरनेस अलाउंस क्या होता है भाई? क्या डियर पार्क में मिलता है ना? तुमने तो पढ़ा हुआ है यार। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता हिंदी में बोलते हैं। हमारे किसी भी जगह की जो महंगाई होती है कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली सर महंगाई ऐसी चीज है बढ़ती ही रहती है, महंगाई से मर ही रहा है कहीं ना कहीं इंसान, तो महंगाई के बदले में जो अलाउंस एक दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज डियरनेस अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने तो बहुत रिसर्च करी है, शायद आपका ज्ञान इसमें मेरे से ज्यादा होगा। तो
घर के बदले में अगर कोई एम्प्लॉय हमारा किराए पे रह रहा है तो वो किराए के बर्डन को फेस करने के लिए एम्प्लॉयर उसको एक हाउस रेंट अलाउंस देता है। और भी आप देखो, मैंने कहा ना टैक्सेशन थोड़ी रिपीट करनी है पूरी, लेकिन खुशी की बात है कि अगर मेरे बहाने, मेरी क्लास के बहाने अगर आप थोड़ी पुरानी चीजें भी रिवाइज कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत कोई भी अलाउंस हो सकते हैं, ठीक है, अलाउंसेस हो गए या कोई और परक्विजिट हो गया, कोई और कंट्रीब्यूशन हो गया। जैसे कंट्रीब्यूशन से मेरे को ध्यान, अगर आप ध्यान करो तो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन हो रहा है या कोई और फंड का कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉय को जो भी दे रहे हो, 100 बात की एक बात, अपने एम्प्लॉय को जो भी दे रहे हो वो आपके एम्प्लॉय की अर्निंग्स कही जाएंगी और वही आपकी कॉस्ट होगी। बात समझ में आई? इसको मैं भी और इलेबोरेट करूंगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी ऑफ लेबर कॉस्ट, सर हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना भाई। बहुत कुछ देखिए, जब तक ये बात ना बताई जाए ना, चैप्टर में बच्चे का इंटरेस्ट बनना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। बहुत कुछ पढ़ा दूंगा उसके बाद भी बच्चा भैया आराम से सोच रहा है यार ये चैप्टर में पढ़ क्यों रहा हूं, ठीक है ना। ये तो वही वाली बात हो गई। एक इंटर में आके, सीए इंटर में आके एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर सीए करता क्या है। मैंने कहा तेरे को नहीं लगता तेरे को ये बात फाउंडेशन में पूछनी चाहिए थी कि सीए करता क्या है। तो भाई चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लो कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। सीधी सी बात है, हम अपने लेबर का ख्याल कर रहे हैं। सर क्या सर आप तो हर चीज में ख्याल ही करते रहते हो, पिछले चैप्टर में आप मटेरियल का ख्याल कर रहे थे, इस चैप्टर में आप लेबर का ख्याल कर रहे हो। सर जिंदगी में बहुत चीजों का ख्याल करना पड़ता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको बहुत कुछ ख्याल करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, मैंने आपको पहले ही बोला है इस सब्जेक्ट में आप अपने आप को एक बिजनेसमैन फील करो। अगर आपने कुछ इंप्लॉइज रखे हुए हैं, क्या आप उनका ख्याल नहीं रखोगे? क्या आप उनको गंदे तरीके से ट्रीट करोगे? भाई कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है जी। हमारे मेट्रो सिटीज में, दिल्ली मुंबई जैसी जगहों में, यहाँ पे तो डोमेस्टिक वर्कर की कई बार इतनी, जो मेड्स होती हैं उनकी कई बार इतनी तंगी हो जाती है कि उनसे भी, उनका हमें ख्याल करना पड़ता है। उनसे हम इज्जत से बात करते हैं कि भैया कहीं ना कहीं अगर काम छोड़ के चली गई मैडम तो कल को बर्तन पता लगे मुझे ही मांजने पड़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब उनका ख्याल किया जा रहा है तो जो और अच्छे लेवल के लेबर है, अच्छे लेवल के एम्प्लॉइज है, उनका ख्याल करना तो बिल्कुल बनता है। मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, पहला पॉइंट, टू इंश्योर, भाई सब लोग साथ में लिखेंगे, टू इंश्योर दैट द रेम्यूनरेशन पेड, दैट द रेम्यूनरेशन पेड टू द लेबर is reasonable, is reasonable as per industrial standards, as per industrial standards। सर मैं आपको बताया, बिना समझाए तो मैं रहूंगा नहीं, बिना एग्जांपल दिए। मेरे को ये इंश्योर करना, इंश्योर करने का मतलब हिंदी में देखा जाए तो सुनिश्चित करना। मुझे ये इंश्योर करना है कि मैं अपनी लेबर को जो रेम्यूनरेशन दे रहा हूं वो रीजनेबल है। रीजनेबल वर्ड भी सुना होगा लॉ में, और वो कहीं डिफाइंड नहीं है। रीजनेबल क्या होता है? रीजनेबल का मतलब हिंदी में ठीक ठाक, सफिशिएंट, ये कह सकता है। किसी को बच्चे को लिखना हो बिल्कुल लिखे सफिशिएंट। मेरे को ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं अपने एम्प्लॉय या अपने लेबर को सही तनख्वाह दे रहा हूं, कुछ कम तो नहीं दे रहा, एज पर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। सर ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स क्या होता है? अगेन यू वुड हैव हर्ड अबाउट द वर्ड इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स में ही पढ़ लिया था भाई। इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ फर्म्स इन अ यू नो सिमिलर काइंड ऑफ वर्क। जैसे वही क्या बोलते हैं, फुटवेयर इंडस्ट्री है, उसमें एडिडास आ गया, नाइकी आ गया, स्पार्क्स आ गया। अब एडिडास अपने एम्प्लॉय को मान लो कम तनख्वाह दे रहा है और उसी काम के लिए स्पार्क्स ज्यादा तनख्वाह दे रहा है, तो मैं लगता है कि मेरा लेबर एडिडास में रुकेगा? नहीं रुकेगा। भाई मेरे को ये देखना है कि मैं डिफरेंट कलर पेन में यहाँ पे इस बात को लिखूंगा, इस बात को डिफरेंट कलर पेन में लिख रहा हूं कि वेदर द एम्प्लॉय, वेदर द एम्प्लॉय इज अंडरपेड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अंडरपेड? सर मैं सब चीजों को प्रैक्टिकली समझाना पसंद करता हूं। मेरे को ये भी गारंटी नहीं है कि ये सारी भाषा बुक में लिखी है या नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको पढ़ा सही रहा हूं। मैं, मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है। और
आप भी शक ना रखें और आप अपने इंस्टीट्यूट को पढ़े, मैंने कब मना किया, पढ़े बिल्कुल। ठीक है, वेदर द एम्प्लॉइज अंडरपेड, क्या हम उसे कम तनख्वाह दे रहे हैं? अगर हम उसे कम तनख्वाह दे रहे हैं तो भाई वो मेरे पास नहीं रुकेगा, ये बात साफ सी है। मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉइज, लेबर, हमारे मतलब आज की दुनिया में कोई किसी का इतना सगा तो नहीं है कि किसी को कम तनख्वाह मिल रही है और उसके बाद भी वो काम करे जा रहे हैं। ये जो हम देखते हैं कि बहुत ही फेथफुल एम्प्लॉय है, दाहिना हाथ है एक तरीके से, ठीक है, ये भैया फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं, असलियत में ऐसा नहीं होता। अगर आप एम्प्लॉइज को देखेंगे, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, आपके पेरेंट्स एम्प्लॉइज होंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉइज जनरली जिंदगी में अपनी तनख्वाह ही नौकरी बदल बदल के बढ़ाते हैं, नौकरी बदल बदल के तनख्वाह बढ़ पाती है, एक नौकरी में कई बार बहुत तनख्वाह नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो एक एम्प्लॉयर अगर चाहता है, ऑब्वियसली यू नो द लेबर, जिसको मैं एक नाम और दे रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या लेबर को हम ह्यूमन रिसोर्सेज कह सकते हैं? जो लेबर है वो एक एम्प्लॉयर के लिए उसके असेट्स होते हैं। कहते हैं कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने वाले भी एम्प्लॉइज और गिराने वाले भी एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉय मेहनत से काम कर ले तो भैया कुछ भी हो जाएगा, और अगर खुंदक में हो जाए, पता लगे मैंने कल अपने एम्प्लॉय को डांटा, वो खुंदक में आ गया, उसने गुस्से में आके मेरा सारा टैली का डेटा उगाड़ दिया, ले कर ले जो करना आप तेरे को, तो भाई बिगाड़ भी दे सकते हो। तो अपने एम्प्लॉइज का ख्याल, मैं माहौल बना रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ। आपको याद होगा मटेरियल में भी काफी माहौल बनाया था, बिना माहौल के सर महफिल नहीं जमती ना, सीधी सी बात है। तो अब मैं आपको एक बात और बता दूं, सारी प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जितनी मेरे दिमाग में आएंगी। जब आप सीए के एंड में होंगे, फाइनल में होंगे, तो देयर इज अ ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट की, दैट इज कॉल्ड एज, हमारे टाइम पे उसे जीएमसीएस कहते थे, जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आजकल शायद उसे आईटीएसएस ऐसे कुछ कहते हैं। तो ट्रेनिंग होती है, तो वहां पे आपको बहुत सारी बातें मोटिवेशनल और आगे के लिए सिखाई जाती हैं। तो सीएमए में भी ये होती है ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमें बताया गया था कि जब आप एक नए नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप फ्रेशर जो बंदा होता है, कहीं ना कहीं वो खुद बहुत नर्वस होता है ना। और सबसे बड़ी बताऊं दिक्कत वाली बात होती है, वो होती है सैलरी डिस्कशन। सामने वाला जब एम्प्लॉयर कहता है भाई साहब सैलरी कितनी लोगे, तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, यार मैं तो नया हूं, अभी अभी सीए बन के निकला हूं, मैं कैसे चौड़ा होके बोल सकता हूं मैं इतनी सैलरी लूंगा, है ना। तो उस केस में ना सबसे सेफेस्ट एक डिप्लोमेटिक आंसर होता है कि हम अपने एम्प्लॉयर को बोले सर एज पर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, मतलब जो नौकरी आप मुझे ऑफर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग मी द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट, तो सीनियर अकाउंटेंट की जो हमारे मार्केट में तनख्वाह चल रही है, हमारी इंडस्ट्री में जो तनख्वाह चल रही है, मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो एज एन एम्प्लॉयर यू शुड टेक द रीजनेबल केयर, यू शुड आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं आप अपने एम्प्लॉय को मार्केट स्टैंडर्ड से भी कम सैलरी तो नहीं दे रहे, नहीं तो वो नहीं रुकेगा आपके पास। चलिए सर, अगला पॉइंट, मैं थोड़ा सा अगला पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, और आपकी डिस्कशन, आपके डाउट्स मुझे हाथ के हाथ आने चाहिए। अगला पॉइंट वो ये है, ऑब्वियसली मैं ये लिख रहा हूं, टू डू, सिंपल भाषा में टू डू स्टाफ वेलफेयर। आपने, मेरे को उम्मीद है स्टाफ वेलफेयर वर्ड भी सुना होगा, अपने एम्प्लॉय का ख्याल करो, अपने एम्प्लॉय का ख्याल करो। सर कैसे ख्याल करें, क्या हम उसको गोदी में खिलाएं, और गोदी में खिलाने लायक तो होगा नहीं शायद एम्प्लॉय आपका, ठीक है ना। तो सर कैसे, मैं बताता हूँ, आप आज की तारीख में अपने जानने वालों से पूछिए जो एम्प्लॉयमेंट में है, कि प्रॉपर उनकी एनुअल टीम आउटिंग होती है, ठीक है जी, उनकी कॉर्पोरेट पार्टीज होती हैं, पार्टीज में बड़े बड़े सिंगर ग्रुप्स को बुलाया जाता है, खाना पीना उनका होता है, और उनको बाहर घुमाने ले जाते हैं, रिजॉर्ट्स में ले जाते हैं घुमाने, ठीक है ना, बाहर किसी क्लब में उनको घुमाने ले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है सर, अपने एम्प्लॉइज को ध्यान रखा जा रहा है, एक तरीके से साफ बताऊं, अपने एम्प्लॉइज को पटाया जा रहा है, हिंदी में बोल रहा हूं, अपने एम्प्लॉइज को पटाया जा रहा है। अपने एम्प्लॉय, हमारे एम्प्लॉइज को लगना चाहिए कि हमारे कंपनी में, हमारे ऑफिस में माहौल अच्छा है, ये जो एम्प्लॉयर है ये हमारे बारे में सोचता है, भले ही ना सोचो लेकिन कम से कम दिखावा तो करो सोचने का, ठीक है जी। एक एग्जांपल दूंगा, शायद आपने बात सुनी हो, कुछ साल पहले सुनने में आया था
गुजरात के एक डायमंड मर्चेंट है जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बोनस के तौर पे, जिनके पास घर नहीं था उन्हें घर गिफ्ट किया, जिनके पास गाड़ी नहीं थी उन्हें गाड़ी गिफ्ट करी। ऐसा भैया एम्प्लॉय सोचेगा यार काश ये एम्प्लॉयर भाई रोज गालियां दे दे मेरे को, लेकिन एक गाड़ी देते मुझे, एक घर दे दे मुझे। आप मेरी बात समझ रहे हो? स्टाफ वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब बात बताऊं स्टाफ वेलफेयर क्यों हो रहा है, देखिए आगे देखिए, डैश डाल के, टू हार्नेस द एम्प्लॉइज, टू हार्नेस द एम्प्लॉइज एनर्जीज। व्हाट इज हार्नेस? एकत्रित करना। हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, सबकी गोल्स जिंदगी के अलग अलग होते हैं। ये बात मैंने बिजनेस स्टडीज में पढ़ी थी कि हर बंदा जो नौकरी कर रहा है उसकी एक अलग इंटेंशन है, उसका एक अलग ऑब्जेक्टिव है। वो हो सकता है अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहा हो, उसका एक घर खरीदने का सपना हो इसलिए कर रहा हो, गाड़ी खरीदने का सपना हो, हर किसी के अपने अपने सपने हैं। तो उन सबकी जो एनर्जीज है उन्हें एकत्रित करना पड़ेगा, उनको चैनलाइज करना पड़ेगा। चैनलाइज करने का मतलब एक तरफ ध्यान उनका, क्या कहते हैं, उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। कैसे देंगे? नाउ दिस इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ मोटिवेशन, जो शायद कुछ बच्चों ने 12th में पढ़ा हो। वो ये है कि मैं अपने सारे एम्प्लॉइज को ये समझाऊं, मोटिवेट करूं कि भाई तुम लोगों के सपने तभी पूरे होंगे जब तुम इस कंपनी का सपना पूरा करोगे। यही तो होता है बिजनेस, यही तो होती है मैनेजमेंट, यही तो होती है लीडरशिप। ठीक है ना? मैं अपने एम्प्लॉइज को समझाऊंगा तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम हमारी कंपनी के सपने पूरे करोगे। तो क्या लिख रहा हूं? टू हार्नेस द एम्प्लॉइज एनर्जीज टू टू अचीव, टू अचीव क्या कहते हैं, अभी क्या बोल रहा था, बिजनेस का सपना ना। क्या होता है बिजनेस का सपना? भाई बिजनेस का सपना होता है ज्यादा से ज्यादा सामान बनाना। अभी मेरी जो लेबर है ना वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड लेबर है जिसका काम प्रोडक्ट बनाना है। टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट, टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट, जिसके ब्रैकेट में ये भी लिखूंगा टू इंक्रीज, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और सर अगर आपके बिजनेस में आउटपुट बढ़ता है तो साथ में देयर बाय डिक्रीजिंग द लेबर कॉस्ट पर यूनिट, या सिंपली लिखता हूं डिक्रीजिंग द कॉस्ट पर यूनिट। सर अगर गिवन टाइम में, गिवन तनख्वाह में अगर आपका लेबर आपको ज्यादा यूनिट्स बना के देती है तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है, आप अपने एम्प्लॉय को 50,000 क्या कहते हैं सैलरी देते हैं, अपने एम्प्लॉय को 50,000 सैलरी देते हैं, फाइनेंस का प्रोफाइल है उसका, और वो उस जैसे अभी तक वो क्या करता था, महीने में मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, महीने में 50 रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात हो रही है, 50 रिटर्न्स भर पाता था। तो कहीं ना कहीं 50,000 डिवाइड बाय 50 करके जब हम देखते थे तो कहीं ना कहीं 1,000 रुपए पर टन उसकी सैलरी बैठती थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन एकदम से अगले महीने वो पता नहीं कैसे मोटिवेट हो गया, वो भैया 50 सैलरी तो 50,000 ही है, उसने एक महीने में 100 रिटर्न्स भर डाली, 100 रिटर्न्स भर डाली। देखते ही देखते 50,000 डिवाइड बाय 100, आपकी जो सैलरी पर रिटर्न है कहीं ना कहीं वो 500 रुपए हो गई, आधी हो गई। तो क्या ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपका आउटपुट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आउटपुट बढ़ना, ऐसे सोचो, आउटपुट बढ़ना बिजनेसमैन के लिए खुशी की बात है या नहीं? बताओ जी, आउटपुट बढ़ना बिजनेसमैन के लिए खुशी की बात है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो सर आउटपुट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन की कॉस्ट जो है वो कम होगी। तो ये आपके सामने मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि लेबर का चैप्टर, और अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल डायरेक्शन में और मूव करना है। अभी थोड़ा सा बस ये बताया कि लेबर कॉस्ट क्या होता है, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें करी, आपको पता है मेरे साथ प्रैक्टिकल बातें बहुत होती हैं, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये बताया। और इसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल डायरेक्शन में अभी मैं धीरे से थोड़ा थोड़ा करके आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग मूव करेंगे। तो दोस्तों चलिए, अब मैं लेबर कॉस्ट को अब इस टॉपिक पे थोड़ा और एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं, तो आई एम क्लियरिंग ऑल दिस। ठीक है, चलिए अब दोबारा से एक बार लेबर कॉस्ट की हेडिंग। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हो सर, बार बार घूम फिर के लेबर कॉस्ट की हेडिंग ही डलवा दे रहे हो, आगे बढ़ेंगे? अब बिल्कुल भाई बहुत अच्छे से बढ़ने वाले हैं। चलिए, तो जैसे आपको थोड़ी देर पहले भी बताया गया था कि लेबर को, अब मैं दोबारा पूछूंगा आप लोगों से ताकि पता लगे आपका ध्यान कितना है। लेबर को आप मेनली क्या देते हो?
भाई लेबर को सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक वेजेस, या चाहो तो वर्ड नॉर्मल वेजेस भी हो सकता है, ठीक है। आप इस बहाने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स भी सीखें। बेसिक वेजेस, चलिए। दूसरी चीज सर बताई गई थी कि लेबर को आप दूसरी चीज जो देते हो वो बोनस देते हो। इसके अलावा वैसे और भी अलाउंसेस और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये दोनों में मोस्ट कॉमन है। मतलब आप एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड लेबर को नॉर्मल वेजेस देते हो और साथ में एफिशिएंसी बेस्ड बोनस देते हो। अब यही पूरा टॉपिक है, आप ढंग से समझिए सर। अब देखिए भाई, वेजेस देने के मेनली दो तरीके होते हैं, ध्यान से पढ़ना। वेजेस देने के, पैसे देने के एम्प्लॉय को दो तरीके होते हैं, और जो मैं बताने वाला हूं ये जो कॉमर्स बेस्ड बच्चे हैं जिन्होंने 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी है उन्होंने वहां पर भी देखे होंगे। यार एक होता है, अगर तुम याद करो, मैं डिफरेंट कलर पेन में लिख रहा हूं, एक होता है टाइम रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम। और दूसरा, भाई पहले तो दूसरा लिखने से पहले कुछ याद आ रहा है? टाइम रेट सिस्टम क्या होता था? जहां पर आप टाइम के अकॉर्डिंगली अपने लेबर को पैसे दे रहे हो, टाइम के अकॉर्डिंगली अपने लेबर को पैसे दे रहे हो, पर घंटा, पर वीक, पर महीना। तो देख, पर महीना सुनने से कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं टाइम रेट सिस्टम फॉलो करती हैं, ठीक है ना। पर मंथ कहीं ना कहीं फिक्स सैलरी होती है, तो दैट दे आर फॉलोइंग टाइम रेट सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है, ठीक है, आई एम पुटिंग अ सेपरेट एरो। दूसरा जो सिस्टम है भाई तुम्हें बता दो, दूसरा दूसरा सिस्टम क्या है? दूसरा सिस्टम है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम, जिसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जितने नंबर ऑफ पीसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। अब सर कौन से पीसेस? भाई पीस का मतलब यहाँ पे आउटपुट। यार हम मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं ना, तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं, तो जितने आउटपुट बनाएंगे उतनी तनख्वाह पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? जितने आउटपुट बनाएंगे उतनी तनख्वाह पाएंगे। अब जैसे मेरी एक कुछ टाइम पहले मेरे को जानने वाली मैडम मिली थी, शी वाज अ सीएस। तो उन्होंने कहा था कि मेरी जो सैलरी थी, मतलब एक जगह काम करती थी, सैलरी जो थी उनकी, दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न्स, कि जितने वो एमसीए के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जितने वो एमसीए के फॉर्म्स फाइल करेंगी, जितनी वो इनकम टैक्स या जीएसटी की रिटर्न्स भरेंगी, उस पर डिपेंड करता है। मतलब उनकी जो तनख्वाह थी वो कहीं ना कहीं पर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। तो मैं ये कहूंगा कि उनका पीस सिस्टम फॉलो होता था जनरली। ज्यादातर मैं आपको बताऊं टाइम सिस्टम फॉलो होता है। मैं इसको टिक मार रहा हूं। अब से टिक मारने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं तुम पेपर में पीस रेट सिस्टम आ जाए तो तुम ये बोलो हाय भाई बड़ा बेशरम क्वेश्चन है, ठीक है, पीस रेट सिस्टम दे दिया। ज्यादातर, आप मेरी बात मान रहे हो ना, ज्यादातर टाइम सिस्टम फॉलो होता है। मैं टाइम सिस्टम को थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए एक बात को लिख लेता हूं, ठीक है। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं टाइम सिस्टम में हाउ वुड यू कैलकुलेट बेसिक वेजेस? सर जितना काम किया है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना पड़ेगा कि वो आवर्स में है या वीक्स में है या मंथ्स में है, लेकिन मैं आवर्स में ले रहा हूं। जितना काम किया है एक्चुअल आवर्स इनटू जो एक घंटे का रेट है, तो जिसको आप वेज रेट कहते हैं, और इसको जनरली टाइम रेट भी कहा जाता है। मैं एक काम कर रहा हूं, वेज रेट अभी लिख रहा हूं, और ये आपको साथ में लिख दूं कि इस वेज रेट को, ठीक है, मैं छोटा सा एरो डाल के, प्रॉपर भैया अपनी क्लास नोट्स बनने चाहिए। वेज रेट को टाइम रेट के नाम से भी ये पॉपुलर है। डिफरेंट वर्ड्स, पर्यायवाची शब्द मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, मैं हाइलाइटर ऑन कर रहा हूं। जितने घंटे काम किए इनटू एक घंटे का रेट, इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ दिहाड़ी का रेट है। दिहाड़ी वर्ड सुना? वैसे दिहाड़ी जो होती है वो दिन की होती है, तो एक घंटे को मैं दिहाड़ी का रेट बोल रहा हूँ, ठीक है। जितने घंटे काम किया इनटू एक घंटे का जो पेमेंट का रेट है। आप मेरी बात समझे? बहुत बच्चे, देखिए अलग अलग किस्म की कंफ्यूजन है सर, बहुत किस्म के बच्चे हैं, और कोई भी डाउट को मैं छोटा नहीं मानता। जब क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चा पूछ रहा है सर इस रेट को किससे मल्टीप्लाई करूं? अच्छा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है 60 आवर्स का काम है और मेरे एम्प्लॉय ने उसे करने में 70 आवर्स लगाए हैं। लेट्स से 60 आवर्स का काम था, 70 आवर्स लगाए हैं। जाहिर सी बात है ना, जब एम्प्लॉय को कोई काम करने के लिए दिया होगा तो उसे ये भी तो बताया होगा कि ये काम कितने टाइम में हो जाना चाहिए। क्या ऐसे ही छोड़ दिया मैदान में, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जितना मन करे उतने घंटे में काम कर, ऐसा थोड़ी होता है।
तो बच्चा ये पूछता है सर मैं अपने 1 घंटे के वेज रेट को 60 से मल्टीप्लाई करूं या 70 से, तब उसको ये बात बतानी पड़ती है कि हमेशा जो बेसिक तनख्वाह है वो एक्चुअल आवर्स के हिसाब से मिलेगी, एक्चुअल आवर्स के हिसाब से मिलेगी। मेरे एग्जांपल में 60 आवर्स का काम भले ही मेरे एम्प्लॉय ने 70 आवर्स में किया, एम्प्लॉय बेकार है, अच्छा एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन इंसानियत के तौर पे सर 70 घंटे काम तो किया है, तो तनख्वाह 70 घंटे की देनी चाहिए आपको उसे। तो ये बात ध्यान रखना, बाद में पूछे तो जितनी मर्जी बार, लेकिन होपफुली ये डाउट नहीं आएगा। नॉर्मल वेजेस आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आवर्स दैट माय वर्कर हैज वर्कड। ठीक है, देर में काम किया, जल्दी में काम किया, ये बात की बात है। हाँ भाई, अगला पीस रेट सिस्टम अगर है तो बता दो कैसे तनख्वाह कैलकुलेट होगी। थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाऊंगा, कहीं ना कहीं बातों को बढ़ाऊंगा। पीस सिस्टम में, ठीक है, बहुत बच्चों के खुद ही कहीं ना कहीं जुबान पे बात आ गई होगी कि एक्चुअल पीसेस जितने बनाए, या बोलो एक्चुअल आउटपुट जितने बनाया, इनटू एक पीस का रेट, एक पीस का रेट। सर बात क्लियर है? अगेन आप यहां पर भी देख सकते हैं कि जो पीस रेट के हिसाब से भी जो तनख्वाह है वो एक्चुअल पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बन रही है। तो जितना काम करोगे उतनी तनख्वाह मिलेगी, ये एक बेसिक रूल हुआ, ये एक बेसिक रूल हुआ। जाहिर सी बात है, जब एक नॉर्मल नौकरियों की बात करें, ठीक है, आपको 50,000 पर मंथ ऑफर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वर्किंग टाइम भी बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे आपको ऑफिस आना है और शाम को 6 बजे आपकी छुट्टी होगी। तो सुबह 8 से लेके शाम के 6 बजे तक की अगर बात करें तो वैसे कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया वैसे, है ना। 4 6 10 घंटे की नौकरी हो गई, है ना। 10 घंटे की नौकरी इतना अलाउड नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम एक दिन में 9 घंटे की काम करने की ये बात फैक्ट्रीज एक्ट कहता है। वैसे जो बात आपको बाद में बात होगी, अभी सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 50,000 पर मंथ, अब एक दिन के 10 घंटे, महीने में 26 वर्किंग डेज है, तो कहीं ना कहीं हिसाब लगाया जा सकता है कि 260 आवर्स के 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 50,000 डिवाइडेड बाय 260 करके 1 घंटे का रेट भी निकाला जा सकता है। कॉस्ट देखिए, काम हम कुछ भी कर सकते हैं, कॉस्टिंग बस नाम ही आपकी कैलकुलेशंस का है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। मेरी बात को समझो। अच्छा, पीस रेट के बारे में मैं एक बात आपको यहां समझाना चाहता हूं, एक अलग से स्टार हैशटैग डाल के मैं लिख रहा हूं, मैं बात लिख रहा हूं, बहुत इलेबोरेट तरीके से मैं बता रहा हूं। व्हेन टाइम रेट इज गिवन, व्हेन टाइम रेट इज गिवन एंड द इनपुट आउटपुट रेशो। सर इनपुट आउटपुट रेशो तो सर मटेरियल के चैप्टर में हमने पढ़ी थी। सर लेबर भी तो एक टाइप की इनपुट ही होती है। लेबर कितने घंटे काम करके कितना आउटपुट बनाती है, दिस इज ऑल्सो डिनोटिंग इनपुट आउटपुट रेशो। ठीक है ना, चीजों को ओवरऑल सेंस में सुनो। व्हेन द टाइम रेट इज गिवन एंड द इनपुट आउटपुट रेशो इज गिवन, मेरा कहने का मतलब है जब ये दिया होगा कि 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन जाते हैं, या 1 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है, देन पीस रेट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। ठीक है ना, पीस रेट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। तो बच्चों के बहुत किस्म के सवाल हैं भाई, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बोलूंगा यार, ऐसे थोड़ी बोलूंगा। देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि 1 घंटे के 60 रुपीज है, 60 रुपीज। ऑब्वियसली व्हाट इज दिस, दिस इज वेज रेट, दिस इज टाइम रेट। साथ में क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि 1 यूनिट को बनाने के लिए, 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। इसी 1 यूनिट को 2 घंटे, इसी को मैं इनपुट आउटपुट रेशियो कह रहा हूं। कहीं ना कहीं यहां पर इनपुट आउटपुट रेशियो हो गई 2:1, 2 घंटे लगा के 1 यूनिट। अब मेरा सवाल है सर, आपको मेरे को निकाल कर देना है कि 1 यूनिट को बनाने पर, एक यूनिट को बनाने पर आप अपने लेबर को कितने पैसे देंगे। दैट मीन्स टाइम रेट से आई वांट यू टू गिव मी पीस रेट। बच्चे कंफ्यूज, क्या करें सर, क्या करें, क्या करें, क्या करें। होपफुली आप में से बहुत लोग कर भी पाएंगे। 1 घंटे के 60 रुपए है और 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 1 यूनिट का पैसे कितने हो गए, 1 यूनिट के पैसे कितने हो गए भाई। जाहिर सी बात है, 1 घंटे के 60 रुपए हैं, 1 यूनिट को बनाने के 2 घंटे लगते हैं, तो 1 यूनिट को बनाने के लिए 60 इंटू 2, 120 रुपए देने होंगे। बहुत सारे बच्चों को मेरा ये एग्जाम्पल ही बहुत बच्चों वाला लग रहा होगा। मैं तो यार, मैं पढ़ाई को आसान बनाना मेरा काम है भाई, लेकिन उसके बाद भी डाउट आते हैं ना। बच्चे कंफ्यूज्ड है, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, क्या करूं।
मैं हर चीज के लिए आपको एक बात जो है कहना चाहता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ठीक है। आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन। देखिए वो एग्जांपल ये है कि एक घंटे के 20 रुपए का रेट, फाइन। और एक यूनिट को बनाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि 30 मिनट्स लगते हैं। अब अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक यूनिट का मुझे रेट निकाल के दो, ठीक है। होपफुली बहुत सारे बच्चे इंस्टेंटली ये भी कर देंगे, लेकिन समझो पहली बात तो भाई एक यूनिट का मतलब एक यूनिट को बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं, बोले तो आधा घंटा। और आधे घंटे को 0.5 आर लिखना, गलती से 0.3 आर मत लिख देना। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 100 मिनट नहीं होते, आधा घंटा, ठीक है। एक घंटे के 20 रुपए, एक यूनिट को बनाने में आधा घंटा, ठीक है। अब बच्चा सोच रहा है क्या करूं उसको मैं क्या करूं, ठीक है। शुड आई डू 20 इंटू 0.5, शुड आई डू 20 डिवाइड बाय 0.5? यही दोनों तो कंफ्यूजन है यार। एक बात समझो, एक घंटे के 20 रुपए, एक यूनिट को बनाने में एक घंटे से कम समय लगता है। तो आपको ये नहीं लगता कि एक यूनिट के पैसे भी एक घंटे के रेट से कम होंगे? देखिए मैं इस तरीके से बातें बोलता हूं कि बच्चा अपनी सिली मिस्टेक्स को भी अवॉइड करे। कई बच्चे सिली मिस्टेक कर रहे हैं, वो यहां पर क्या कर रहे हैं, 20 को डिवाइड बाय 0.5 कर रहे हैं, पता लगे आंसर दे रहे हैं 40 रुपीज। भाई एक घंटे के 20 रुपए हैं, एक यूनिट आधे घंटे में बन जाती है, तो एक यूनिट के पैसे 20 रुपए से कैसे ज्यादा हो सकते हैं? मैं चाहता हूं जब वर्बली हर बच्चा इस तरीके से सोचे, जब वो ऐसा सोचेगा तो वो अपनी सिली मिस्टेक्स को भी अवॉइड कर सकता है। ऑब्वियसली आंसर यहाँ पे 20 रुपए से कम ही होगा, और आंसर 20 का आधा यानी 10 रुपए होगा। जब एक यूनिट को बनाने में आधे घंटे लगते हैं तो पैसे भी एक घंटे के आधे ही होंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली मेरा ये डिस्कशन ये हो रहा था कि अगर टाइम रेट गिवन है तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट पीस रेट इफ द इनपुट आउटपुट रेशियो इज गिवन। आई होप मेरी बात आपको क्लियर है। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा कंफ्यूजन के कारण अपने पेपर में टाइम वेस्ट करे कि मैं ये क्या करूं यार, ये कैसे निकलेगा। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ाते हैं बात को। नॉर्मल वेजेस की बात हो गई, बोनस कैसे दिया जाता है? बोनस के ऊपर मैंने अभी अभी बात करी थी कि बोनस इज ऑलवेज एफिशिएंसी बेस्ड। मैं ये थोड़ा ना एग्जाम्पल को साइड हटा रहा हूं, एग्जाम्पल को हम हटा रहे हैं। और आप लोगों के डाउट्स जो है, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो आप लोग पूछें, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों का जवाब देता हूं, ठीक है जी। तो बोनस की यहाँ पर बात हो रही थी, तो एफिशिएंसी बेस्ड है, यानी काम कैसे किया जाता है। बोनस के बारे में थोड़ी सी बातें पहले भी बताई थी, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर, ठीक है ना, वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब एफिशिएंसी टाइम बेस्ड भी निकल सकती है और आउटपुट बेस्ड भी निकल सकती है। मैं यहाँ पर आपको एफिशिएंसी निकालने का तरीका बताने वाला हूँ। कहने को है तो एक फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला बनाने का तरीका भी मैं बताता हूँ ताकि बच्चे पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो। दोनों से आंसर सेम आएगा। सुनिए मेरी बात, टाइम बेस्ड भाई, अगर मेरा लेबर एक पर्टिकुलर काम को कम टाइम में कर लेता है तो मैं कहूंगा यार बढ़िया बंदा है, यार एफिशिएंट है, बढ़िया आदमी है। अगर मेरा लेबर एक पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा पीसेस बना ले, ज्यादा आउटपुट बना ले, मैं अगेन कहूंगा बढ़िया बंदा है यार, बहुत बढ़िया एफिशिएंट बंदा है। अब सर फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी, मैं आपको पहले बता दूं। बोनस हम किसको देते हैं? बोनस हम देते हैं टू एन एफिशिएंट एम्प्लॉय। बहुत तरीके से कहानी बना रहा हूं, टू एन एफिशिएंट एम्प्लॉय। सर ये एफिशिएंट एम्प्लॉय कौन होता है? भाई एफिशिएंट एम्प्लॉय वो होता है जिसकी एफिशिएंसी परसेंटेज एटलीस्ट 100 आए, जिसकी एफिशिएंसी परसेंटेज एटलीस्ट 100 आए। ये एटलीस्ट 100 को सुन के कई बच्चे परेशान होते हैं सर 100 कैसे लाएंगे यार, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? ये बीकॉम में एडमिशन की कट ऑफ थोड़ी है एसआरसीसी में एडमिशन की, ठीक है। 100% आने का मतलब जितने काम बोला गया था मेरे एम्प्लॉय ने उतना काम कर दिया। अगर मेरी एफिशिएंसी परसेंटेज, देखिए मैं हमारा वी आर गोना बी प्रोफेशनल सर। प्रोफेशनल्स को सिर्फ ये नहीं कैलकुलेट करके देना होता है, प्रोफेशनल को एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन भी आनी चाहिए। अगर मेरा आंसर 100 आता है तो मैं ये कहूंगा मेरा जो
एम्प्लॉय है ना वो बिल्कुल टू मार्क पर है, जितना बोला था उतना किया, ना कम ना ज्यादा। एफिशिएंसी 100 से कम आती है, इसका मतलब वो तो बेकार एम्प्लॉय है। उतना भी नहीं किया जितना मैंने कहा था, शाबाशी तो बिल्कुल नहीं बनती उसकी। और 100 से ऊपर आती है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो बहुत ही बढ़िया। अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत, सब मैं बताने वाला हूँ कैसे निकलेगा। अब ऑब्वियसली आंसर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना तो फॉर्मेलिटी होती है, आपको पता है इंटू 100 करते हैं तो आंसर परसेंटेज में आता है। सो वी वुड बी यूजिंग अ फ्रैक्शन, यू नो आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन, हम फ्रैक्शन में करेंगे। और एक बात हैशटैग डाल के मैं लिखवा रहा हूं, और मेरी बातें किसी पर्टिकुलर चैप्टर में काम नहीं आती, पूरे सिलेबस में काम आती है। सुनिए, फॉर्मूलाज, फॉर्मूले जो हैं आर ऑलवेज इंटेंशन बेस्ड। मैं अपनी हर बात को लिखना पसंद करता हूं, आर ऑलवेज इंटेंशन बेस्ड। सर ये इंटेंशन क्या होती है भैया? तुम्हारी इच्छा, इच्छा सॉरी, तुम चाहते क्या हो, ये तुम क्या चाहते हो, हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम चाहते क्या। सर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर एन एम्प्लॉयर इन दिस चैप्टर, यू आर एन एम्प्लॉयर, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या चाहोगे? आपका एम्प्लॉय जल्दी किसी काम को खत्म कर ले या देर लगाए? आपने उसको बोला ये काम 6 घंटे में हो जाना चाहिए, तो अब क्या चाहोगे कि वो 6 घंटे से भी कम में खत्म करके दे दे या 6 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगाए? मुझे एक बात बताओ सर। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि वो हमें 6 घंटे से भी कम में खत्म करके दे दे। हाँ, क्वालिटी बनाए रखे, क्वालिटी खराब ना करे, ये तो ओवरऑल कॉस्टिंग कम करने के चक्कर में क्वालिटी खराब नहीं करनी ना। अब सर फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर आप वो रखिए जो आप ज्यादा चाहते हैं, जो आप कम चाहते हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा। आपने मुझे बोला अगर आप टाइम बेस्ड काम कर रहे हैं तो एक्चुअल टाइम टू बी लेस, एक्चुअल टाइम टू बी लेस, किससे लेस? अलाउड टाइम, जितने टाइम में काम करना था, जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब भी वही होता है जितने टाइम में काम करना था। तो तरीका क्या बना, देखो भाई, स्टैंडर्ड टाइम न्यूमरेटर में। सर स्टैंडर्ड टाइम न्यूमरेटर में क्यों? क्योंकि एक्चुअल टाइम तुम कम चाहते हो ना स्टैंडर्ड टाइम से, तो स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा होगा। स्टैंडर्ड टाइम न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। अब टाइम कैन बी इन आवर्स, कैन बी इन वीक्स, और ऑब्वियसली लास्ट में सर इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऑब्वियसली यू वुड बी नीडिंग एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे देते सर, कोई मेरे को परहेज नहीं है एग्जाम्पल देने में। लीजिए सर एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल मैं यहां पर दे रहा हूं। मैंने अपने वर्कर को टाइम अलाउ किया 15 घंटे की, एक पर्टिकुलर काम 15 घंटे में हो जाना चाहिए। एक्चुअल में उसने उसी काम को, एक्चुअल में उसने उसी काम को मान लीजिए 10.5 घंटे में करके दे दिया। मैं हमेशा इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दूंगा भाई, सवाल को देख के पता लग रहा है एम्प्लॉय एफिशिएंट तो है। 15 घंटे का काम 10.5 घंटे में करके दे रहा है यार, बढ़िया तो बंदा है। ठीक है, मुझे पहले से पता है इसका एफिशिएंसी परसेंटेज 100 से ऊपर आएगा। अभी मैंने ये बात बोली है, करके दिखा देता हूं, और आंसर अगर किसी के दिमाग में पहले से हो तो उसकी सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड हो सकती है। 15 घंटे का काम 10.5 घंटे में हो रहा है, ऑब्वियसली लास्ट में इंटू 100 कर दो, पक्का ये आंसर मोर देन 100 आपका आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो सर प्लीज कैलकुलेट करिए, 15 डिवाइड बाय 10.5 into 100, my efficiency percentage is coming out as 142.86% अप्रॉक्स कह सकते हो। आंसर मोर देन 100 है ना, तो आगे से ये जजमेंट कर लोगे ना कि मोर देन 100, मतलब क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है कि कौन एम्प्लॉय एफिशिएंट है, कौन एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अगर यही काम कोई आउटपुट बेस्ड करे, आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला बनाना है तो ध्यान दीजिए। अब आउटपुट के हिसाब से आप क्या चाहोगे? आपका लेबर एक गिवन टाइम में ज्यादा आउटपुट बना पाए या कम? थोड़ा सा मैं आराम से चल रहा हूँ, स्लोली चल रहा हूँ, लेकिन दिमाग में जाए ना। आप क्या चाहोगे? आउटपुट ज्यादा बनाए या कम? सर आई विल ऑलवेज वांट माय एक्चुअल आउटपुट टू बी मोर। मान रहे हो नहीं मान रहे? मेरी बात पे जबरदस्ती हाँ नहीं करना, दिल से अपने पूछ लो भैया हाँ या ना। क्या आप चाहते हो कि लेबर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा बनाए? बिल्कुल बनाए सर। तो नाउ एक्चुअल आउटपुट वुड बी इन न्यूमरेटर। होपफुली बहुत सारे बच्चों ने मेरी पिछली एक्सप्लेनेशन के बेस पे इसका फॉर्मूला बना लिया होगा।
एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो सर? स्टैंडर्ड आउटपुट से। अगेन सर स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब, अगर कुछ बच्चे स्टैंडर्ड के बारे में सोच रहे हैं, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब प्लान्ड, टारगेटेड, जितना काम करने को कहा था। मतलब आप खुद सोचो यार, मेरे वर्कर ने जितना मैंने उसे काम करने को कहा था उसने उससे भी ज्यादा कर दिया, भैया सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जैसे इसी एग्जाम्पल में मैंने उससे कहा था कि 15 घंटे में तेरे को 1 यूनिट बनानी है, 15 घंटे में 1 यूनिट बनानी है। जाहिर सी बात है उसने 1 घंटे में, सॉरी 10.5 घंटे में 1 यूनिट बना दी। तो ये बात भी साफ है, जैसे एक दिन में 15 घंटे में अपने वर्कर से काम कराता हूँ लेट्स से, तो इसका मतलब ये निकलता है इसी एग्जाम्पल में कि 15 घंटे में तो उसने कितनी यूनिट बना दी होगी, ये आप निकाल के दे सकते हो मुझे? ये छोटी मोटी कैलकुलेशन ही कॉस्टिंग है। वो 10.5 घंटे में 1 यूनिट बना रहा है। अब जाहिर सी बात है ऑफिस 15 घंटे के लिए खुलता है, तो ये तो है नहीं कि 10.5 घंटे खत्म करने के बाद सर मेरी 1 यूनिट बन गई मैं घर जा रहा हूँ। अबे यार साढ़े अभी बचे हैं ना, 4.5 घंटे बचे हैं, उसमें भी तो कुछ कर। जो बंदा 1 यूनिट कम टाइम में बना लेता है वो कहीं ना कहीं ऑफिस के अवेलेबल टाइम में, वर्किंग टाइम में ज्यादा यूनिट्स बना लेता होगा ना। तो 15 घंटे में मेरा वर्कर कितना बना लेता होगा? 15 घंटे में मेरा वर्कर कितना बना लेता होगा? कहीं ना कहीं वैसे मैं आपको बताऊं तो 1.43 यूनिट्स, 1.43 या पूरा लिखूं 1.4285, कहीं ना कहीं जो पिछली बार आया था ना वही, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 10.5। अगर आप सोच रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं सर, एक सेकेंड। ये ऐसा कुछ हो गया 1 इतने यूनिट्स, यानी 1 यूनिट और बाकी दूसरे यूनिट पर उसने काम शुरू, दूसरे यूनिट का 40% काम कर लिया लगभग उसने। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो आप खुद देख लीजिए सर। मैं अगेन ये बोलूंगा कि 10.5 घंटे में अगर कोई 1 यूनिट बना लेता है तो 15 घंटे में कितने यूनिट बना लेता होगा? सारी कैलकुलेशन प्रपोर्शनेट है, कोई फॉर्मूले नहीं लगते हैं कॉस्टिंग में, कोई फॉर्मूले नहीं लगते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन तो आपको आती है, कहीं ना कहीं 1 डिवाइडेड बाय 10.5 इंटू 15 भी करोगे तो घूम फिर के बात यही हो रही है। अब अगर इसको मैं यहां पर देखूं, एक्चुअल आउटपुट मैं बना लेता हूं 1.4285, और बात हुई थी 15 घंटे में, जैसे 15 घंटे का मेरा दिन है, तो बात हुई थी कि एक दिन में भाई 1 यूनिट बना लो। बोला तो ये क्या था, मैनेजमेंट ने ये बोला था कि एक दिन में 15 घंटे में 1 यूनिट बना लो, लेकिन मेरा एम्प्लॉय इतना भैया शक्तिमान जैसा मेरा एम्प्लॉय है कि उसने एक दिन में 1.4285 यूनिट्स बना लिए। ऑब्वियसली कोई इसको सॉल्व करे, सर मुझे इसके लिए कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर अगेन 142.85% ही आएगा। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आप सेम क्वेश्चन में एफिशिएंसी लेबर के तरीके से निकालें या आउटपुट के तरीके से निकालें, आपका आंसर सेम बनता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई बंदा 1 यूनिट को जल्दी बना लेता है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे गिवन टाइम में ज्यादा यूनिट्स बना लेता होगा। मेरा ऑफिस का 8 घंटे है, मैं 8 घंटे का काम अगर 4 घंटे में ही कर लेता हूँ, 8 घंटे में 1 यूनिट बनानी थी, मैं 4 घंटे में ही 1 यूनिट बना लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं अपने 8 घंटे के दिन में 2 यूनिट बना लूंगा। तो बातें घूम रही हैं। क्या आपको बोनस की कैलकुलेशन समझ में आई? कुछ बेसिक बातें, जब मैं ये टाइम रेट और पीस रेट की बात कर रहा हूं तो कुछ चीजें मेरे दिमाग से निकल गई जो मैं अब बताऊंगा। जैसे आपको, क्योंकि आई वांट टू कवर एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट, चाहे पेपर एमसीक्यू हो, थियोरेटिकल डिस्कशन हो, कोई आपसे बात करे, व्हेन टू प्रोवाइड। जैसे आप बिजनेसमैन है सर, आप अपनी बिजनेस खोलेंगे, आप कंपनी खोलेंगे, एम्प्लॉय रखेंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा आप अपने एम्प्लॉय को टाइम सिस्टम प्रोवाइड करने वाले हो या पीस सिस्टम। तो मैं ये बात कर रहा हूं हाउ टू डिसाइड। ये सर भले ही अगले पेज पे हम कर लेते हैं, आई होप आपने ये सब लिख लिया, मैं इसको अगले पेज पे कर लेता हूं। मेरा सवाल अभी है हाउ टू डिसाइड टाइम रेट सिस्टम ऑब्लिक पीस सिस्टम। आप बताइए सर क्या बढ़िया है, आप अपने एम्प्लॉय को टाइम सिस्टम प्रोवाइड करेंगे या पीस सिस्टम? और मैं आपको सही बताऊं, हर चीज की एक एडवांटेज होता है और हर चीज की एक डिसएडवांटेज भी होता है। देखिए सर, अगर हम बात करें टाइम सिस्टम की, तो बताओ इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो एम्प्लॉय है ना वो सिक्योर फील करेगा।
सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय, उसको मैंने बोल दिया यार तेरी ना महीने की तनख्वाह 50,000 है, वो कम से कम शांत रहेगा, मन की शांति मिलेगी, यार महीने के 50,000 मिलेंगे मेरे को, काम कितना भी हो महीने के 50,000 मिलेंगे, तय है ना उसकी बात। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें पीस सिस्टम की, तो पहले तो यहाँ पर एक पीस सिस्टम का दूसरा नाम भी लिखूं, ये मैंने तो 12th लेवल पे देखा था ये नाम। पीस सिस्टम का दूसरा नाम है पेमेंट बाय रिजल्ट सिस्टम। क्या आप मेरी बात को मानते हो? पेमेंट बाय रिजल्ट सिस्टम। सर मैन्युफैक्चरिंग में रिजल्ट क्या होता है? प्रोडक्ट बनाना यार, और क्या करना है, तो जितने प्रोडक्ट बनाओगे उतनी पेमेंट मिलेगी। यहां पर कहीं ना कहीं शायद एम्प्लॉय ना इतना सिक्योर्ड फील नहीं करेगा, वो ये सोचेगा यार काम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कभी उसकी तबीयत खराब हो गई, कभी वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, रोज हम सेम वे पे एनर्जेटिक नहीं होते, तो कभी मैं अगर कम यूनिट्स बना पाऊंगा मेरी तनख्वाह कम होगी, यार ये तो बहुत बुरी बात है। दूसरी तरफ ये भी दिमाग में आ रहा है, बंदा जोश में भी आ सकता है, भाई जितनी ज्यादा यूनिट्स बनाऊंगा उतना ज्यादा मेरे को तनख्वाह मिलेगी, इसलिए ये कहा जाता है कि ये एक ज्यादा मोटिवेटिंग सिस्टम है, मोटिवेटिंग सिस्टम है। अपने एम्प्लॉइज को हम मोटिवेट कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, जो मर्जी कह लो, कि ज्यादा पीस बनाएगा ज्यादा तनख्वाह घर लेके जाएगा। इस सिस्टम की एक खूबी ये भी हो गई कि ये एक कंपटीशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, और कंपटीशन होना गलत बात है क्या? भाई कंपटीशन से भी तो मोटिवेशन आती है, ये ना साथ वाला ये बड़ा भैया ज्यादा यूनिट्स बनाता है, ज्यादा तनख्वाह घर लेके जाता है, इसलिए खुश रहता है, अब से मैं भी इसकी तरह ना इससे ज्यादा बना के दिखाऊंगा। ये फीलिंग का होना जिंदगी में कोई बहुत गलत बात नहीं है। अब देखिए कोई हर चीज का प्लस हर चीज के माइनस, आप ये भी यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि टाइम सिस्टम है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो मेरे एम्प्लॉइज आलसी हो रहे हैं। देखिए सर क्या कहते हैं, इंकरेजेस इंकरेजेस टाइम वेस्टेज, यहां पर होस्ट बहुत बड़ा पॉइंट है। मेरे एम्प्लॉय आलसी हो रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरे को महीने के 50,000 मिलने हैं, वो कोई जोश ही नहीं है, जोश ठंडा पड़ा हुआ है उनका। ठीक है, ऑफिस आते हैं काम का, क्योंकि उनकी पता है उनको तनख्वाह काम बेस तो है नहीं, आधे दिन तो कॉफी मशीन के पास खड़े रहते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं सुट्टा ब्रेक लेने के लिए। आप बात समझ रहे हो? हमारे घर पर कोई बुलाओ कारपेंटर पेंटर बुलाओ, आकर कहता है सर पूरे दिन की दिहाड़ी लगेगी, और भैया पूरे दिन में से 3-4 घंटे तो वो भैया खाली बैठा है, चाय पीकर आता हूँ जी, बीड़ी सुलगा रहा है अपनी। बात समझ रहे हो? तो बेसिकली टाइम सिस्टम से अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं ना, तो डर की बात यह है कि कहीं सामने वाला टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा। आपको एक और रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, स्कूल लेवल पे होम ट्यूशंस बहुत चलती है। होम ट्यूशन जिसको मैं करना तो पसंद करता नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह है जो बच्चे के पेरेंट्स है ना, वो टीचर के सर पे खड़े रहते हैं। बताऊं क्यों? 1 घंटे के 600 रुपए ले रहा, कुछ कर भी रहा या नहीं कर रहा, समय तो नहीं बर्बाद कर रहा। कई बच्चे को ऐसी बातों में समय बर्बाद कर रहा हो, और पता लगे 1 घंटा हो गया जी 600 रुपए का है। और सही बताऊं मेरे जैसा बंदा जितना इलेबोरेट मैं समझाता हूँ वो आर्स बेस तो कर भी नहीं सकता, नहीं तो लोग तो मुझे गालियां देंगे, सर आप 1-1 घंटे के पैसे लेते हो, 1 घंटे में कुछ नहीं कराया आपने। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो चीज हो गई, इसलिए इसमें एक पॉइंट और लिखूंगा, क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। अभी अभी बोला नहीं, माँ बाप जो है, बच्चे के पेरेंट्स जो है वो सर पे खड़े रहते हैं, क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। कहीं बंदा टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा पैसे बनाने के लिए। सुपरविजन दोस्तों यहाँ पर भी चाहिए, पीस सिस्टम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी सुपरविजन की जरूरत तो कहीं ना कहीं पड़ेगी। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर सुपरविजन क्यों चाहिए? क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्यों भाई? यहाँ पर तो चलो समझ में आ गया कि बंदा जो है वो शायद पैसे बनाने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो। पीस सिस्टम में क्या है यार, यहाँ पर भी तो हो सकता है कि वो ज्यादा पीसेस बनाने की क्या कहते हैं फिराक में, कि ज्यादा पीस बनाऊंगा ज्यादा पैसे मिलेंगे। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ढंग से ना बना रहा हो। मेरे ख्याल से तो आप ये पॉइंट आपके दिमाग में ऑलरेडी आया होगा। यहाँ पर हो सकता है कि फॉर मोर क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी बनाने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ये एक तरीके से लिमिटेशन वाला पॉइंट है, कॉम्प्रोमाइज्ड। फॉर मोर क्वांटिटी क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो काम कर रहा है वो ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा, सही प्रोडक्ट बन रहा है नहीं बन रहा।
सीधी सी बात है ना भाई, ज्यादा क्वांटिटी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में क्वालिटी को तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए सर। क्वालिटी के बेस पे किसी भी बिजनेस की, किसी भी काम की गुडविल बनती है। आपको मेरी बात समझ में? चलिए, एट लास्ट फॉर समराइजेशन आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन, और मैं बात यहां पर कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली कंक्लूजन दे रहा हूं, कंक्लूजन मैं यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, मैं बता दूं सर, ये जो अपना ये वाला जो पॉइंट था, पहला वाला, जो पहला वाला पॉइंट था, ये एक तरीके से मैंने एडवांटेज लिखा था। देखिए, कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं थ्योरी कवर नहीं करा रहा, थ्योरेटिकल, लेकिन मेरा थ्योरी कराने का अंदाज एक डिस्कशन टाइप है, ना कि बुक की एक लाइन पढ़ने वाला। और जो ये दोनों आपके पॉइंट हैं, ये दोनों, ये कहीं ना कहीं मेरे एक लिमिटेशन वाले पॉइंट हो गए कि अगर आप टाइम रेट फॉलो करते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि बंदा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, सुपरविजन लगाना पड़ता है। ऐसे ही ये इसके जो ये दो पॉइंट्स हैं, ये मैंने कहीं ना कहीं एडवांटेजेस वाले पॉइंट लिखवाए हैं। ये दोनों एडवांटेजेस वाले हमारे पॉइंट हैं, बेनिफिट्स आप इसे कह सकते हैं। और जो मेरा ये वाला पॉइंट है, ये एक तरीके से इसकी लिमिटेशन है कि भैया बंदा ज्यादा क्वांटिटी के चक्कर में हो सकता है क्वालिटी खराब कर रहा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सर, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, आपको अपनी मेहनत करनी है। जिनके एग्जाम्स दूर हैं वो अपने स्टडी मॉड्यूल को पढ़े, स्टडी मॉड्यूल में पढ़े, आपकी पढ़ाई तो होगी, और कहीं ना कहीं आप मेरे को भी वेरीफाई करें कि मैं ठीक करा रहा हूँ नहीं करा रहा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपके पास्ट ईयर पेपर्स है, मॉक टेस्ट पेपर्स है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स है, उनमें आए हुए जो क्वेश्चंस है, आप उसके तरीके से भी अपनी थ्योरी पढ़ सकते हैं। कई बच्चों को स्टडी मॉड्यूल बहुत ही बढ़िया लंबा ग्रंथ लगता है, वो कह पैराग्राफ पढ़ने में सर हम तो हालत खराब हो जाती है, तो क्वेश्चंस के जरिए थ्योरी पढ़ लो, ये भी चलेगा, ठीक है जी। चलिए, कंक्लूजन में क्या दे रहा हूं सर, टाइम रेट सिस्टम कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं जिस एम्प्लॉयर का फोकस क्वालिटी पर है। देखिए क्या कह रहा है ये एम्प्लॉयर, ये कह रहा है अपने एम्प्लॉय को, भाई तू समय ले ले, मेरे को ज्यादा क्वांटिटी का लालच नहीं है, तू भले ही एक दिन में सिर्फ एक ही पीस बना, लेकिन जो बना वो अच्छे से बना। आप मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पर क्वालिटी पर फोकस कहीं ना कहीं किया जाता है। मैं आपको पूरा एक बैकग्राउंड, एक पूरी सोच दे रहा हूँ कहीं ना कहीं, एज अ बिजनेसमैन, एज एन एम्प्लॉयर। आप जितना समझेंगे उतना इलेबोरेट, जितना आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं, मैं इंट्रोडक्शन में, बैकग्राउंड में आई टेक अराउंड 40 मिनट्स, अराउंड 1 आवर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लेकिन समझ में तो आए, माहौल बनना चाहिए। कंक्लूजन, क्वांटिटी इज फोकस। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये ऑलरेडी आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ। क्वांटिटी इज फोकस, यहाँ पर एक ऐसा एम्प्लॉयर है, बेसिकली नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है ना। काम ऐसा है जहां पर शायद काम की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, काम की क्वांटिटी ज्यादा मैटर करती है, तो वो एम्प्लॉयर जो है वो शायद अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए पीस सिस्टम फॉलो करेगा। क्या आपको अभी तक लेबर के चैप्टर में जितना पढ़ाया, क्या आपको सारा समझ में आया? चलिए, तो अल्टीमेट बात बोनस की भी हमारी हो चुकी है। मैं अपनी बात को अगले पेज पे थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। तो अल्टीमेटली आपको बताया कि मैं लेबर कॉस्ट क्या होता है, अर्निंग्स ऑफ लेबर होता है, और अर्निंग्स ऑफ लेबर में सबसे पहले नंबर पे मैंने लिख दिया नॉर्मल वेजेस इनको दिए जाते हैं, जिसको देने के तरीके टाइम रेट या पीस रेट हो सकते हैं। दूसरा, हम अपने लेबर को बोनस देते हैं, जिसको देने का तरीका एफिशिएंसी बेस्ड होता है। इसके बारे में मैं एक बात और बता दूं, बोनस जो आप देखेंगे, या तो इसकी कैसे बोनस देना है, इसकी क्वेश्चन हमें इंस्ट्रक्शन देगा। ऑब्वियसली इधर कॉस्टिंग इधर इंस्ट्रक्शन बेस्ड सब्जेक्ट, इस पूरे सब्जेक्ट में आपको पेपर की बात तो माननी पड़ेगी। तो या तो आपको पेपर बताएगा कि कैसे बोनस देना है, क्वेश्चन बताएगा, या फिर देयर आर सम मैनेजमेंट प्लान्स ऑल्सो। सर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे तो सब्जेक्ट का नाम ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, यू कांट अवॉइड मैनेजमेंट इन दिस सब्जेक्ट। अब मैनेजमेंट के प्लान्स क्या है सर? ये सर मैनेजमेंट के बहुत सारे गुरु रहे हैं। जैसे दो गुरुओं का नाम मैं बताऊं जो आपने 12th लेवल पे सुने होंगे, एक आपने टेलर प्लान सुना होगा, एक आपने फेयोल प्लान सुना होगा। फेयोल तो सबको याद होगा, 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे, पढ़ते पढ़ते हमारी हालत खराब हो गई, ये तो 14 प्रिंसिपल बना के चले गए, हालत हमारी खराब हुई। ऐसे ही अब कुछ प्लान्स हैं, कुछ गुरु है जिनका नाम मैं अभी नहीं ले रहा, सस्पेंस में रख रहा हूं। वो कुछ प्लान्स आएंगे जिनके जरिए बोनस देने का उन्होंने तरीका बताया है, ठीक है ना। मैनेजमेंट जो गुरु है, इन्होंने अपनी अपनी वाड़ी दी है, इन्होंने अपनी अपनी
टीचिंग्स हमें दी हैं कि ये करना चाहिए। तो कुछ मैनेजमेंट गुरुओं के नाम भी क्वेश्चन में हो सकते हैं, या फिर क्वेश्चन एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि बोनस देने का तरीका ये है। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कुछ और भी बाकी के अलाउंसेस या और भी कुछ चीजें जो है वो क्वेश्चन में हो सकती है, तो होंगी तो हम लिख लेंगे। इन तीनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो आई कैन से दिस कैन बी द टोटल अर्निंग्स ऑफ द लेबर। लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल अर्निंग्स, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट। अच्छा, अब अगली बात मेरी ध्यान से सुनना। कई बच्चों को लग सकता है कि मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मैं एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब इस अर्निंग्स को कभी कभार हमें यह भी बोला जाता है कि हम इसको डिवाइड कर दें, हम इसको डिवाइड कर दें अपने एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स से। एक्चुअल आवर्स जितने, क्योंकि मैं आवर्स के जरिए समझा रहा हूं, जितने घंटे हमने काम किया। अब अगर मैं टोटल अर्निंग्स को एक्चुअल आवर्स से डिवाइड कर दूं तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट माय इफेक्टिव अर्निंग्स। इफेक्टिव वर्ड का मतलब होता है एट लास्ट, इफेक्टिव अर्निंग पर आवर। अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो ये वो कमाई है, मैं टिक मार रहा हूं सर, ये वो कमाई है जो अल्टीमेटली मैं अपने घर लेकर जाऊंगा 1 घंटे की। ठीक है, और मैं आपको सही बताऊं, अभी से एक पॉइंट मैं बोल रहा हूं, एक एम्प्लॉय, जैसे हमारी कहीं ना कहीं गंदी आदत है कि हम लोगों को उनके पैसों, उनकी सैलरी के बेस पे कहीं ना कहीं जज करते हैं। तो आपको अगर जज करना भी हो तो सर मैं आपको एक बात बता दूं, जिसकी अर्निंग पर आवर जितनी ज्यादा हो उतना कहीं ना कहीं वो बढ़िया बंदा है। मेरी बात समझिए, हम कई बार टोटल सैलरी देखते हैं, यार इसकी 1 लाख की सैलरी है, इसकी 2 लाख की सैलरी है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस सैलरी को कमाने के लिए उसे कितने घंटे काम करना पड़ता है। जो बंदा कम घंटे काम करके ही थोड़ी कम सैलरी कमाए लेकिन पर आवर उसका ज्यादा आए, तो जजमेंट, परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पर आवर ये आपको आने वाले क्वेश्चंस में दिख जाएगी। मेरा एक सवाल आप लोगों से था, वो ये था, क्या ये अर्निंग पर आवर और जो ये नॉर्मल वेजेस निकालने के लिए जो आप वेज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी एक्चुअल आवर्स इनटू जो 1 घंटे का हमारा रेट होता है, मेरा सवाल ये है, इस इफेक्टिव अर्निंग पर आवर को ऑब्वियसली कोई इफेक्टिव अर्निंग रेट भी कह सकता है। क्वेश्चन कोई भी वर्डिंग यूज कर सकता है ना, तो मैं आपको सारी बता रहा हूँ। इफेक्टिव अर्निंग रेट, मेरा सवाल दोस्तों आप लोगों से यह है कि क्या ये रेट और ये रेट दोनों सेम होंगे? अपनी अकल लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और बताओ मेरे को, क्या ये इफेक्टिव अर्निंग रेट और ये वेज रेट सेम होंगे? सर बिल्कुल नहीं, ये तो 1 घंटे का एट लास्ट रेट है। कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें तो बोनस और बाकी के अलाउंसेस भी शायद इंक्लूड होंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, ये तो नॉर्मल वेजेस का रेट है। ये जो रेट आया है ये क्यूमुलेटिव रेट है। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही खाली क्वेश्चन है, कोई बोनस नहीं है, कोई अलाउंस नहीं है, तो फिर तो ये और ये ऑब्वियसली सेम आएंगे। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई? हमने टाइम लिया लेकिन समझ में आई। दिल पे हाथ रख के बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछो, आपके डाउट्स हमेशा वेलकम है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, अब एक काम करते हैं, आगे पीपीटीज के दर्शन कराता हूं और उसके बाद फिर क्या करना भाई, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से अपना काम चालू करते हैं। ठीक है जी, आप लोग भी, ताकि जितनी जल्दी हम काम करेंगे आप लोग उतनी जल्दी फ्री होंगे। चलिए सर, तो मैं आई एम टेकिंग यू टू द पीपीटीज। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पीपीटी दिखा देता हूँ। सो बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज के अंदर टुडे वी आर गोइंग विद द लेबर टॉपिक। अब देखो, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज लेबर कॉस्ट। को मैं, लेबर को मैं और क्या बोल सकता हूं, यू कैन से इट एज एम्प्लॉइज। ठीक है ना। अर्निंग्स ऑफ लेबर, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू मेंटेन द रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ लेबर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन वर्ड सुना है ना, हिंदी में मेहनताना, हिंदी में मेहनताना। टू मेंटेन द रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ लेबर रेम्यूनरेशन, टू मोटिवेट माय लेबर और एम्प्लॉइज to harness their energies to increase productivity and decreasing the labor cost per unit। मेरे ख्याल से ये पॉइंट मैंने आपको बहुत इलाबोरेटली समझाया था कि हमें अपनी एम्प्लॉइज की एनर्जीज को एकत्रित करना है, मोटिवेट करना है, ताकि वो हमारे बिजनेस के लिए काम करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएं। चलिए आगे सर, इसके बाद हमने बात करी लेबर क्या क्या कमाता है। लेबर नॉर्मल वेजेस कमाता है, बोनस कमाता है, या कुछ और अलाउंसेस या कंट्रीब्यूशन भी हो सकते हैं। इसके बाद
पेमेंट सिस्टम मेजरली दो तरीके के हैं, टाइम रेट सिस्टम या फिर पीस रेट सिस्टम। अभी तक के लिए पीपीटी आप इतनी देखो, बहुत कुछ समझा चुका हूं, और डायरेक्टली बिना समय बर्बाद करे अब हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। तो भैया आस्तीनों ऊपर कर लो, जोश में आ जाओ, कैलकुलेटर निकाल लो। कैलकुलेटर हमारा बहुत बड़ा हथियार है भाई, ठीक है ना, कैलकुलेटर से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, और अब हम अपना काम शुरू करेंगे। सो ये प्रैक्टिकल नोट्स आपके सामने है, ठीक है जी। इसमें कहीं ना कहीं यहां से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से, प्रॉपर एक सीक्वेंस से। अब तो आप लोग मुझे जानते हैं, तो मैं बहुत ही सीक्वेंस से आपको नोट्स देता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इजी क्वेश्चंस टू सम ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। कॉस्टिंग में क्वेश्चन पढ़ना, अच्छे से पढ़ना मेजर टास्क। The standard time allowed for a certain piece of work is 300 hours. एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए टाइम अलाउड, ये टाइम अलाउड है। इसको आप चाहें तो, वैसे स्टैंडर्ड वर्ड भी लिखा ही है, स्टैंडर्ड वर्ड भी लिखा ही है, क्वेश्चन भी आपको मदद कर रहा है। तो एक काम 300 घंटे में हो जाना चाहिए था। नॉर्मल वेजेस इज पेड एट टाइम रेट विच इज ₹60 पैसा पर आवर। 1 घंटे का जो रेट है वो 60 पैसा पर आवर है। और बोनस प्लान इस तरीके से है, आपको दे रखा है। क्वेश्चन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है बोनस कैसे देना है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ही ऐसा है जहां पे आपको बहुत अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। टाइम सेव्ड। सर मुझे एक बात बताइए, क्या आपका, हमने बात की थी बोनस हम देते हैं एफिशिएंट एम्प्लॉय को, क्या एफिशिएंट एम्प्लॉय वो होता है जो टाइम बचाता है? क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैंने ये बोला था उस टाइम पे, सर आपने तो कहा था कि सर एफिशिएंट वो होता है जो कम टाइम में काम को कर ले। यार तो कम टाइम में करने का मतलब ये नहीं है कि वो टाइम सेव कर रहा है। द एम्प्लॉय हु इज सेविंग आवर टाइम इज एलिजिबल फॉर बोनस। सबसे पहली बात, ओवरऑल दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करिए। यहां पर लिखा है स्लैब वाइज है, बोनस स्लैब है, जो टाइम अलाउड के 20% तक का समय बचाएगा। टाइम अलाउड मेरा 300 घंटे है, और 300 घंटे का 20% होता है 60। आप लोग करके देखें, सिर्फ मेरे को सुने मत। 300 घंटे का 20% होता है 60। जो 60 आवर्स तक का टाइम बचाएगा उसको टाइम सेव्ड का 10% बोनस मिलेगा। मतलब 60 आवर्स का 10%, यानी 6 घंटे की तनख्वाह फ्री में मिलेगी। अब ये 6 घंटे ऑब्वियसली इसको वेज रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बोनस अल्टीमेटली मुझे रुपीज में निकालना है ना, आवर्स में थोड़ी छोड़ना है। नेक्स्ट 40%, 20% बोनस मिलेगा। बैलेंस आप देख लीजिए सर, ये क्यूमुलेटिव स्लैब है। पहला 20%, नेक्स्ट 40, मतलब क्यूमुलेटिव 60 हो गया, और बाकी का बैलेंस बचा हुआ 40। मैं आपकी सुविधा के लिए यहां पर लिख भी देता हूं, बैलेंस बचा हुआ 40। सर ये तो सबको पता है ना कि कुल मिला के परसेंटेज तो 100 ही होता है, मैक्सिमम परसेंटेज 100 होता है। तो 20 तक अगर बचाओगे तो ये, 20 के बाद 40 और बचाओगे तो ये, और बाकी के 40, तो 20 40 40, मैंने 100 की बात करी है। आई होप आपको क्लियर, आप टैक्स पढ़े हुए बच्चे हो, टैक्स में भी तो स्लैब होती है, ठीक है ना, उसी तरीके से। बाकी और क्लियर हो जाएगा जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स, द अमाउंट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर ओवर द पीस ऑफ वर्क एंड हिज अर्निंग्स पर आवर। ध्यान दो, जो अभी भी बताया, इफेक्टिव अर्निंग्स पर आवर। 5 केस में क्वेश्चन करना है सर, 5 केस में करो ना यार, मेहनत से क्यों बच रहे हो भाई। 320 घंटे में अगर मेरा वर्कर काम करे, 255, 150, 90 और 30 आवर्स, इन सब केस में मैंने जो आपको आंसर दिए हैं वो टोटल अर्निंग्स दिए हैं। तो ऑब्वियसली अर्निंग पर आवर निकालने के लिए मैं आपको आवर से डिवाइड करके हम कहीं ना कहीं पर आवर अर्निंग निकाल लेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू माई व्हाइट बोर्ड, और हम जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए सर, तो अब चलिए, सो इसको हटा दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, तो हेडिंग मैं यहां डाल रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। कोई, मैंने हमेशा से बताया, हेडिंग का कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा है वही हेडिंग है एक तरीके से। सो नाउ अगर मैं फॉर्मेट में हर बच्चे को मैं वर्बली बोल बोल के फॉर्मेट बनाता हूं, ताकि आप इस बात को भी पकड़े कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। कोई
अगेन इसका भी कोई रूल नहीं है, फॉर्मेट ऐसा हो बस कि क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट्स को कवर करे। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। तो ए केस, ठीक है, बी केस, अब ये मैं आपको बता दूं ए बी सी डी बेसिकली यहाँ पे वर्कर्स नहीं है, ये ए बी सी डी यहाँ पर केसेस है, ठीक है। ए हो गया, जल्दी से बना लीजिए, बी हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, देन ये आपका यहाँ डी हो गया और ये आपका ई हो गया। तो बेसिकली 5 केसेस में हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो करना है। चलिए जी, ये लाइन मारने वाला काम जो है हम कर लेते हैं। लाइन मारना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं होती, लेकिन क्या करें, करनी पड़ती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सो आई एम ऑब्वियसली यू नो अर्निंग्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या देते हो लेबर को, नॉर्मल वेजेस। तो मैं काम कर रहा हूं सबसे पहले, ताकि बार बार ना देखना पड़े, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, कितने घंटों में ये काम खत्म कर रहे हैं, ये सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो मेरा कॉलम है कहीं ना कहीं ये मेरा पुश्तैनी कॉलम है, कौन सा, पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स का ये कॉलम है। चलिए ए कितने घंटे में काम कर रहा है मुझे बताओगे। ए सर, ए केस में काम हो रहा है 320 घंटे में, 320 घंटे में। बी केस में, बी केस में 255 घंटे। सी केस में, सी केस में बात करें तो 150 आवर्स, 150 आवर्स। डी केस में बात करें तो 90 आवर्स है, और ई केस में बात करें तो 30 आवर्स है, ठीक है सर। अभी तो सिर्फ एक्चुअल आवर्स लिखे। अब जल्दी से मुझे अपने वर्कर के नॉर्मल वेजेस निकालने हैं। इतनी एक्सप्लेनेशन दी है कि मैं तो चाहूंगा कि ज्यादातर बच्चे अपना दिमाग लगा के खुद करें, मेरे से आगे चले। निकालो भाई नॉर्मल वेजेस, कैसे निकालोगे। आपका 1 घंटे का जो नॉर्मल वेज रेट है, क्या वो दिया इस क्वेश्चन में सर, 0.60 पर आवर, यही है ना, कंफर्म कर लूं मैं एक बार, 0.60 पर आवर, हाँ जी यही है, 0.60 पर आवर। कैसे निकालोगे नॉर्मल वेजेस, ए को कितने पैसे दोगे यार, जाहिर सी बात है 1 घंटे के 60 पैसे हैं, ए 320 घंटे में काम करता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, इसमें कोई हैरानी वाली बात तो नहीं है। तो अपना ए का 320 घंटे और 60 पैसे के हिसाब से, 320 घंटे और 60 पैसे के हिसाब से कहीं ना कहीं यहां पर मेरा जो ये आंसर हो गया, दिस वुड बी 192, दिस वुड बी 192। इसके अलावा बी की बात करें, 255 घंटे में काम हो रहा है, 60 पैसे का रेट है, 255 इंटू 0.60, तो 153 रुपीज। यार एक बार मुझे कंफर्म करते रहना आंसर यही आ रहे हैं। सी में 150 है, 150 इंटू 0.60 करोगे तो आप 90 पर पहुंचोगे। डी में 90 है, 90 इंटू 60 पैसे करोगे तो आप 54 पे पहुंचोगे। ई में 30 है, 30 इंटू 60 पैसा करोगे तो आप 18 पे पहुंचोगे। सर दीज आर द नॉर्मल वेजेस। ये टोटल अर्निंग्स तो नहीं है ना, अभी टोटल अर्निंग्स तो तब आएंगी जब पहले बोनस तो निकाल लो, बोनस तो निकाल लो। शुरू करें सर। सबसे पहले मुझे ये बताइए, वेदर यू वुड पे अ बोनस टू द वर्कर ए, वर्कर ए को बोनस दोगे क्या। वर्कर ए कितने घंटे काम लगा रहा है, 320 घंटे। तुम लोग भूल तो नहीं गए, हमारे इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम कितना था, हमारे इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम था 300 घंटे। 300 घंटे का काम कोई बंदा 320 घंटे में कर रहा है, क्या आप उसे बोनस दोगे। सर कहां से बोनस के लाएगा, वो बेकार आदमी है, 300 घंटे का काम 320 घंटे में। एक्स्ट्रा जो बंदा, यार जो बंदा एफिशिएंट ही नहीं है उसको बोनस देने की तो बात ही नहीं आई। इसको बोनस नहीं दूंगा सर, नील, नील बटे सन्नाटा। इसकी वर्कर ए की टोटल अर्निंग्स जो है, वर्कर ए की टोटल अर्निंग्स कितनी होगी मुझे एक बार बताओगे। वर्कर ए की टोटल अर्निंग्स, सर ऑब्वियसली इसकी टोटल अर्निंग्स जो है वो आपकी सेम ही तो हो जाएगी जितने नॉर्मल वेजेस है। जब आप उसको कुछ बोनस ही नहीं दे रहे तो इसकी तो टोटल अर्निंग्स भी इतनी हो जाएगी 192। और अगर मैं ये बोलूं कि इसका अर्निंग, इफेक्टिव अर्निंग रेट निकालिए 1 घंटे की अर्निंग पर आवर, कोई बताएगा मेरे को। बच्चे लगे हैं सोचने में क्या करें सर क्या करें। भाई 192 को दोबारा 320 से डिवाइड करोगे, घूम फिर के 0.60 पर ही तो पहुंचोगे। 1 घंटे का रेट मैं बता दूं, कई बच्चे परेशान हो रहे हो कहीं
डिफरेंट कलर पेन से मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि 1 घंटे का अगर आपने रेट निकालना है तो उसका तरीका क्या होगा? ऑब्वियसली टोटल अर्निंग्स आपने जो निकाली है उसको आप डिवाइड करोगे अपने नंबर ऑफ आवर्स से। टोटल अर्निंग्स को यू वुड हैव टू डिवाइड बाय एक्चुअल आवर, जितने घंटे काम किया। यानी कहने का मतलब हो गया जितनी टोटल कमाई और जितने घंटे में काम खत्म करके घर जा रहे हो, जितने घंटे में काम खत्म करके घर जा रहे हो। तो भाई ये 192 डिवाइड बाय 320 करके आया है, कोई बच्चा कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी याद है एक्सप्लेनेशन के समय बात हुई थी कि ये रेट इस रेट के कब बराबर होगा? मैंने कहा था तब बराबर होगा जब क्वेश्चन में कोई बोनस या अलाउंस नहीं होगा। बहुत ही बेसिक सी बात है। नाउ वी गोना मूव टू वर्कर बी और मैं बोनस के लिए कहीं ना कहीं वर्किंग नोट जो है वो यहाँ पर बनाने वाला हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है जी। तो बोनस की कैलकुलेशन जो है वो हम करते हैं, तो थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए, तो यहाँ से शुरू करता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 एंड यू नो आई एम जस्ट रिड्यूसिंग माय फॉन्ट साइज अ बिट, ठीक है। चलिए अब वर्कर बी की अगर बात हो रही है, वर्कर बी की अगर हम बात कर रहे हैं, वर्कर बी, चलिए सर आई होप सब कुछ क्लियरली विजिबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। वर्कर बी कितना टाइम बचाता है पहले मुझे ये बताओ। सर वो 300 घंटे के काम को 255 घंटे में कर रहा है। आई होप 45 आवर्स बचा रहा है, 45 आवर्स बचा रहा है। अब मेरे को अपना टाइम सेव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टाइम अलाउड चाहिए। यानी अब मैं चाहता हूं कि जो अभी अभी आपने मेरे को 45 आवर्स बताए, इसको आप मुझे परसेंटेज में करके दीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, यार मेरा जो बोनस है वो टाइम सेव्ड की परसेंटेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। सर 45 आवर्स बचाए, परसेंट निकालना कोई जिंदगी में बहुत बड़ा काम नहीं है। कितने घंटे का काम था? 300 घंटे का काम था, इस बंदे ने 45 घंटे बचाए। क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि कितना परसेंट समय बचाया? सर ऑब्वियसली इसने 15% समय बचाया। कोई भी स्क्रीन को ना टेपे भाई, प्लीज अपना सॉल्व करें। 15%, ये अगर लिखना हो तो 15% ऑफ टाइम अलाउड है, 15% ऑफ टाइम अलाउड है। नाउ आई एम टेकिंग बैक यू टू द क्वेश्चन, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से टाइम सेव्ड का जितना परसेंट होगा उस पर बोनस होगा। अब इसने क्या लिखा है? 20% तक का समय जो बचाएगा उसको 10% का बोनस मिलेगा। 20% तक। क्या मेरा वर्कर बी पहली स्लैब में नहीं आ रहा? वो 15% समय बचा रहा है। 20% तक जो समय बचाएगा, आई एम गोइंग बैक टू द व्हाइट बोर्ड। देखिए सर, अब मेरा वर्कर 15% समय बचा रहा है, ये फर्स्ट स्लैब में आ रहा है, तो इसको बोनस कितना दिया जाएगा? ध्यान देना, 10% ऑफ टाइम सेव्ड, 10% ऑफ टाइम सेव्ड। कितना टाइम सेव किया जा रहा है? सर 45 आवर्स। अब आवर्स में लिखना पड़ेगा। 10% ऑफ 45 आवर्स, ऑब्वियसली 45 आवर्स का 10% बोले तो 4.5 घंटे। अब आंसर 4.5 घंटे थोड़ी दोगे, इस 4.5 को अपने 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई भी करो ना। ये 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई करने को ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि बोनस निकालने के लिए 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यार मेरे को आंसर रुपीज में चाहिए। 4.5 घंटे की तनख्वाह मैं बोनस दे रहा हूं, 4.5 घंटे की तनख्वाह बोल रहा हूं ना मैं, 1 घंटे की तनख्वाह 0.60 है, बात सिंपल सी। तो कितना बोनस हो गया? 4.5 इंटू 0.60, दिस इज 2.7 रुपीज। समझ में आया? जनरली डाउट होता है, मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल टाइम 45 घंटे बचाया था, कोई 45 घंटे में भी कंफ्यूज है तो इसमें बता दूं सर 300 माइनस 255 करके आया। फिर इस 45 को मैंने 300 के परसेंटेज के तौर पे एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि इसी के हिसाब से बोनस डिसाइड हो रहा है। तो 45 बाय 300 किया तो 15%। एक बात गारंटी दे रहा हूं, समझ में तभी आएगा जब खुद कैलकुलेटर में काम करोगे। बोनस जो 20% तक का समय बचाते हैं उनको 10% ऑफ टाइम सेव्ड मिलता है, तो 10% बोनस दे रहा हूं टाइम सेव्ड का। टाइम सेव 45 आवर्स है, 45 आवर्स का 10% किया 60 पैसे के हिसाब से, आंसर आ गया 2.7। क्या आप सबको ये क्लियर है?
बी का आंसर आ रहा है 2.7। बी का आंसर आ रहा है 2.7। एंड नाउ वी गोना स्टार्ट विद वर्कर सी। चलिए सर, तो अब बात करते हैं वर्कर सी की। सो वर्कर सी में मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कलर पेन यूज करता हूँ सो दैट यू कैन सेग्रीगेट द थिंग्स। वर्कर सी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्कर सी। वर्कर सी, चलिए अब देखो वर्कर सी ने टाइम कितना सेव किया है, सबसे पहले तो ये देख लें। वर्कर सी ने टाइम कितना सेव किया है। सर टाइम सेव्ड की बात करूं तो 300 घंटे का काम था जिसको इसने 150 घंटे में कर लिया, तो ऑब्वियसली इसने 150 आवर्स टाइम सेव किया है। अब ये भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये 150 आवर्स मींस, अगर मैं इसको परसेंटेज के सेंस में देखूं तो 150 डिवाइडेड बाय 300, ऑब्वियसली इट इज कमिंग आउट टू बी 50% ऑफ टाइम अलाउड। ये बंदा 50% समय बचा रहा है। मैं अगर आपको अपने क्वेश्चन पर लेकर चलूं, इसका मतलब ये निकलता है कि मेरा जो वर्कर है वो सेकंड स्लैब को टच कर रहा है। पहली स्लैब है अप टू 20%, नेक्स्ट 40%। यहां पर मैं काम करके दिखाने वाला हूं, ठीक है, आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। आई एम गोइंग बैक टू माई व्हाइट बोर्ड। अब देखिए मेरे वर्कर सी ने अप टू 20% तक जो समय बचाया, ये जो 20% है ये टाइम अलाउड का है, और टाइम अलाउड है मेरा 300 का 20% होता है 60 आवर्स। प्लीज सब लोग करके देखें। ये जो आपकी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड वाली स्लैब है वो टाइम सेव्ड की है, ठीक है। तो 20% तक समय बचाना यानी 300 का 20% बचाना यानी 60 आवर्स बचाना। तो आपको इस केस में बोनस कितना मिलेगा, 10% ऑफ टाइम सेव्ड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 60 आवर्स। तो 10% ऑफ 60 आवर्स मैं यहां करने वाला हूं, जो कि ऑब्वियसली 6 घंटे होता है। 6 घंटे होता है और 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 3.60। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बच्चे देखिए कंफ्यूजन होती है, बिल्कुल होती है, और अभी आपके बहुत सारे डाउट्स मेरे को बाद में भी आते हैं, ठीक है जी। तो भर दो यार, डाउट से भर दो, अब मेरी चिंता नहीं करनी आप लोगों ने अपना काम करना है, ठीक है। अप टू 20% ऑफ टाइम अलाउड लिखा था, सब लोग देख लो क्या 300 का 20% 60 आता है? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहा। 300 का 20% 60 आता है। 10% ऑफ 60 किया, 6 आवर्स इंटू 0.60। अब सर नेक्स्ट 30%। अब जैसे ही मैं 30% लिखता हूं ना, बहुत बच्चों के मन में भूचाल आ जाता है, सर ये 30% कहां से लिख दिया? हमारे क्वेश्चन की स्लैब में तो 40 लिखा है यार, तो 40 इज द अपर लिमिट ना। नहीं समझे? टेंशन मत। सर आपकी इनकम टैक्स की जो सेकंड स्लैब है वो मान लो है 5 से 10 लाख, मेरे ख्याल से यही है, 5 से 10 लाख। अब किसी बंदे की इनकम है 8 लाख, मैं जब उस पे वैसे कैसे लगाते हो टैक्स? क्या 8 लाख पे सीधा अपना 20% लगा देते हो, या पहले ऐसे करते हो कि अप टू 2,50,000 नील है, फिर 2,50,000 से 5 लाख 5% है, ऐसे ही होता है ना? स्लैब वाइज चलते हो, मैं भी स्लैब वाइज चल रहा हूँ, इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि मेरा 50% सेकंड स्लैब में आ रहा है तो मैं सीधा 50% जो टोटल टाइम सेव्ड है उसका 20% बोनस दूंगा, ऐसा नहीं होगा, स्लैब लगाना था। अब मैं क्या समझा रहा था, किसी बंदे की इनकम 8 लाख है और मुझे कोई कह रहा है सर लेकिन स्लैब तो 10 लाख तक है, स्लैब तो 10 लाख तक है। अबे तो इनकम तो 8 लाख है, जब मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो 8 लाख तक का ही कैलकुलेट करूंगा ना। तो ऐसी 40% तो मेरी स्लैब की अपर लिमिट है रेंज की। अब बात समझ रहे हैं? बंदा ये मैक्सिमम टाइम कितना बचा रहा है, 50%। पहले 20% की बात हो गई तो बच गए 30%, ठीक है ना। ये 30% कैसे आ रहा है? ऑब्वियसली टोटल टाइम सेव्ड इज 50, वी हैव टॉक्ड अबाउट 20%, सो द रिमेनिंग इज 30%। क्या ये बात क्लियर है? क्या मैं कंटिन्यू करूं? जब इसे सॉल्व करेंगे अगेन 30% देखा जाए किसका, 300 का टाइम अलाउड का, 300 का 30% कितना आता है बोलो यार? आई गेस 90 आवर्स, आई गेस 90 आवर्स। यहां पर बच्चा ऐसे भी देखे, मेरा टोटल टाइम सेव्ड 150 आवर्स था, ये 60 की बात कर ली, ये 90 की बात कर ली। आप देखो ना 60 और 90 150 की बात कर ली ना, अल्टीमेटली उसने 150 घंटे बचाए थे तो उसको 150 घंटे के बराबर बोनस देना था, वही कर रहा हूं मैं। अब 30%
इसके इस रेंज में अगर आप आते हैं, सेकंड स्लैब में अगर आप आते हैं, तो आपको टाइम सेव्ड का 20% बोनस मिलता है। ज्यादा समय बढ़ाओगे, बचाओगे तो ज्यादा बोनस पाओगे। बढ़िया तो सिस्टम है। 20% किसका करूं? अब 90 आवर्स का करूं। 90 आवर्स का 20% जो है वो मैं यहां पर करूंगा, और जो कि इक्वल टू मेरा आता है, आई गेस 90 का 20% इज 18 घंटे। 18 घंटे ऑब्वियसली इसको 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग करके देख लो, 18 इंटू 0.16, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10.8। 10.8। तो इस वर्कर सी को टोटल बोनस कितना देना है? टोटल बोनस कितना देना है? 3.6 और 10.8। 3.6 और 10.8। क्या सर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं? क्या क्लियर है? बहुत इलेबोरेटली बता रहा हूं मैं। होपफुली बहुत सारे बच्चों ने इसको कर लिया होगा आराम से, मेरे से पहले से कर लिया होगा। स्लैब वाइज बोनस देना है, ठीक है। और उसके बाद भी आपके डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपने डाउट जो है बिल्कुल मेरे को भेज सकते हैं, ठीक है। तो सी का टोटल बोनस आ रहा है 14.4 रुपीज, एंड इसकी टोटल अर्निंग्स, अच्छा बी की टोटल अर्निंग्स नहीं लिखी थी, 155.7 अर्निंग पर आवर। जब इसका निकालेंगे ऑब्वियसली 155.7 को डिवाइड करना है 255 घंटे में, ये आप देख रहे हैं 0.61 करीब इतना आ रहा है, 0.61 पर आवर ऑन एन अप्रॉक्स। और आप देख रहे हो 0.60 से बढ़ रहा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आगे लिखने से पहले मैं ये बात कहीं ना कहीं जानता हूं कंसेप्चुअली, जो जितने कम घंटे में काम करके चला जाता है उसकी 1 घंटे की कमाई उतनी ज्यादा होती है। अब ये देखना, ठीक है। अब जैसे वर्कर सी है, इसका टोटल आ रहा है 150, सॉरी 90, वो 150 नहीं 90 है। 90 और 14.4 104.4। अब देखिए, कोई अगर अपने वर्कर्स को, हमें बोला नहीं है कि आप जजमेंट करो, लेकिन ऑब्वियसली सर हम प्रोफेशनल्स हैं, इंटरप्रिटेशनल स्किल्स हमारे स्ट्रांग होने चाहिए। कोई भी वर्कर्स को जज टोटल अर्निंग्स के बेस पे ना करे। ऐसे तो हमेशा टोटल अर्निंग सबसे ज्यादा उसकी आएगी जिसने सबसे ज्यादा घंटे लिए हैं, दैट इज ए। आपको फैसला करना चाहिए पर आवर अर्निंग से। मेरी बात को समझिए, इस बात को मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा बाद में जब हम पूरा काम कर लें। यहां पर वैसे पर आवर निकाले तो 104.4 डिवाइडेड बाय 150, ये सर आ रहा है 0.696 या लगभग 0.70 हो गया। ऑब्वियसली बढ़ रहा है ना, आगे देखना और बढ़ेगा। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट वर्कर डी। मैं कुछ जगह खाली कर रहा हूं, मैं वर्कर बी की जगह जो है वो यहां पर खाली कर देता हूं, एक सेकेंड। सो चलिए, तो यहां पर हम बात शुरू करते हैं अपने वर्कर डी की। वर्कर डी की, ठीक है। अब वर्कर डी कितना टाइम बचा रहा है बताओ यार? वर्कर डी बहुत टाइम बचा रहा है, 90 घंटे में काम कर रहा है। 300 घंटे के काम को वो 90 घंटे में कर रहा है, तो वो 210 घंटे बचा रहा है। 210 घंटे बचा रहा है। परसेंटेज में बोलूं, परसेंटेज में बोलूं तो ऑब्वियसली सर 210 300 का 70% होता है। भाई किसी को शिकायत तो नहीं है सर आप इंटू 100 क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा सर हमें। 70% समय बचा रहा है। 70% समय बचाने का मतलब नाउ ही इज टचिंग माय थर्ड स्लैब, बट स्लैब वाइज बोनस देना अगेन, पहले अप टू 20% टाइम सेव्ड पर, यानी 60 आवर्स पर आप इसे बोनस दोगे। पिछली बार वाला ही आएगा, ठीक है। 3.6 बताने की जरूरत तो नहीं है, 10% ऑफ 60 इंटू 0.60 अप टू, अब मैं क्या कर रहा हूं, अप टू 40%, क्योंकि अब तो ये मेरी जो वो नेक्स्ट स्लैब की जो अपर लिमिट है उसको भी क्रॉस कर रहा है। 40% अगेन किसका? 300 का 40% 120 घंटे। सब लोग प्लीज करके देखें, मेरी बात नहीं माननी। 300 का 40% 120 घंटे, यहां बोनस निकालू तो 120 घंटे का 20%। अभी मैं भी जल्दबाजी में ना 40% लिखने वाला था, ध्यान रखना बोनस के रेट अलग है, टाइम सेव्ड के परसेंटेज अलग है। 120 घंटे का 20% ऑब्वियसली इंटू 0.60 जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो कितना हो गया, एक बार देखो। 120 का 20% इंटू 0.60, यार ये 14.4 आ रहा है। 14.4 ये हमारा निकल कर आ रहा है। और इसके बाद जो है, एक सेकेंड, ओहो मैं मिट गया सर, मैं सिंपली लिख रहा हूं अप टू 40%, जो कि मेरा 120 घंटे था, ठीक है।
तो 120 घंटे का 20% के हिसाब से इंटू 0.60 के हिसाब से हमने इसको यहाँ पर निकाला था 14.4। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? इसको हमने 14.4 निकाल लिया। अब थर्ड ध्यान दें, नेक्स्ट या ऐसे तो बैलेंस, क्वेश्चन वाला वर्ड यूज करता हूँ, बैलेंस। सर टोटल कितना टाइम सेव्ड है? 70%। 70 में से हमने 20 की बात कर ली, 70 से हमने 40 की बात कर ली, अब मैं बाकी बचे 10% की बात करने वाला हूँ। बैलेंस 10%। ऑब्वियसली 10% किसका? 300 का, यानी 30 आवर्स। आवर्स के सेंस में दिखा दूं दोबारा से, जैसे पिछली बार दिखाया था। देखिए टोटल 210 घंटे बचाए हैं, मैंने 60 आवर्स के लिए बोनस दे दिया, 120 आवर्स के लिए बोनस दे दिया, 60 और 120 हो गया 180, ठीक है। और अब 30 आवर्स के लिए दे रहा हूँ, 180 और 30 210 हो गया। बात हो तो रही है पूरी। अब मैं बोनस कितना दूंगा? 30 घंटे का 30%। थर्ड स्लैब में मेरा बोनस का रेट 30% है। 30 घंटे का 30% ऑब्वियसली इंटू 0.60, द आंसर वुड बी 30 घंटे का 30% आपका हो जाता है 9 घंटे, और 0.60 के हिसाब से दिस वुड बी 5.4। तो अगर टोटल बोनस देखा जाए, अगर टोटल बोनस देखा जाए तो 3.6, 14.4 और 5.4, द टोटल बोनस शेयर इज 23.4। क्या सब लोगों को क्लियर है? आप लोग कर पा रहे हैं? कोई टेंशन तो नहीं है? ठीक है ना? प्रॉपर जैसे इनकम टैक्स की स्लैब होती है, बार बार मैं इनकम टैक्स का रेफरेंस दे रहा हूं, वैसे ही यहाँ पर बोनस की स्लैब जो है उसको यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो बोनस हमारा निकल कर आ रहा है दिस इज 23.4। तो मेरी जो टोटल कमाई होती है वो 54 प्लस 23.4 77.4 हो गई। टोटल अर्निंग्स कम हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली आप इसको पर आवर करिए। यार ये 77.4 कमा रहा है 90 घंटे में। आप ये भी तो सोचो, वो 90 घंटे में फ्री होकर घर जा रहा है। सर क्या फायदा फ्री होके? भाई ये फ्री होके कुछ और काम कर लेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, अपनी सहेली के साथ डेट पे चला जाएगा, सहेली सहेला जो भी है। मेरी बात समझ रहे हो? समय बचना कोई बुरी बात थोड़ी है, ठीक है ना? हमारे, मैंने कुछ टाइम पहले किसी इंसान से किसी वीडियो में सुना था, हमारे यहाँ बिजी होना फैशन समझा जाता है, हमारे यहाँ बिजी होने को समझा जाता है कि ये बंदा जितना बिजी है उतना ज्यादा कमा रहा होगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि उसको ज्यादा घंटे काम करना पड़ता हो, लेकिन उसकी कंपैरेटिवली तनख्वाह कम हो। मैं आपको अभी एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है? और जैसे चलो पहले एग्जांपल दे दूं। अब देखिए मान लीजिए एक बंदा है जिसकी टोटल अर्निंग्स, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं सर, उसकी जो मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए है। और उसको इस सैलरी को कमाने में एक दिन के 8 घंटे और महीने के 26 दिन। 26 दिन कैसे पता लगे? कोई बच्चा कह रहा सर नहीं सर महीने में 31 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। यार 4 संडे हटा दिए मैंने, ठीक है। अब उसके जो वर्किंग आवर्स हुए, एक दिन के 8 घंटे और 26 दिन के हिसाब से 26 इंटू 8 208 घंटे। प्लीज मेरे एग्जाम्पल्स में भी अपना कैलकुलेशन वगैरह करा करिए, ठीक है। यहां पर अगर आप उसकी सैलरी को, अर्निंग को पर आर देखें, अर्निंग को पर आर देखें तो वो 50,000 कमा रहा है 208 घंटे में, तो उसकी एक घंटे की तनख्वाह जो है वो 240.38 आ रही थी। 240.38 जो है वो यहाँ पर आ रही थी, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं आपको एग्जांपल इसी को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। नो आई एम कंपेयरिंग इट विद माय ओन पर्सनल। एक मैंने कहीं पर काम किया था, वहां पर मेरी जो अर्निंग थी वो पर क्लास के हिसाब से होती थी, ठीक है, पर क्लास के हिसाब से होती थी। अब ध्यान देना, मैं कहीं ना कहीं एक महीने में 12 क्लासेस लेता था, एक क्लास 1.5 घंटे की होती थी। तो मेरा जो एक महीने का वर्किंग आवर्स हो गया वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली 12 इंटू 1.5 18 आवर्स हो गया। 12 इंटू 1.5 18 आवर्स हो गया। और मेरे को कहीं ना कहीं, मैं आपको सही बताऊं तो क्या कहते हैं, 500 एक सेकंड सर, मैं आपको इसको बताऊं, मेरी क्या कहते हैं 600 पर क्लास के हिसाब से मेरे को कहीं ना कहीं
पैसे मिलते थे, तो मेरी जो अर्निंग हो गई, क्योंकि मेरी 12 क्लासेस थी, तो 600 पर क्लास के हिसाब से मेरी अर्निंग जो है वो 7200 हो गई। अब देखो मैं 7200 कमाता हूँ 18 घंटे काम करके। अगर आप यहाँ पर मेरी अर्निंग पर आर निकालें, अगर आप यहाँ पर मेरी अर्निंग पर आर निकालें, तो सर 400 रुपीज पर आर आ रहा है। क्या आप ये बात समझ रहे हो? अब बताओ जी कौन अच्छा, ये एम्प्लॉय अच्छा या ये अच्छा, किसकी पर आर अर्निंग? तो जजमेंट, ये बात आप भले ही अपना एक स्टार मार्क करके लिखें कि आपको अगर किसी को जज करना ही हो, वैसे तो पैसों के बेस पे किसी को जज करना इतनी अच्छी बात है नहीं, लेकिन करना हो तो आप उसकी 1 घंटे की कमाई देखिए। हो सकता है बंदा टोटलिटी में कम कमा रहा हो, लेकिन वो कम कमाई कर, जल्दी टाइम में कम कमाई करके फ्री हो जाता है। उस फ्री टाइम में वो कुछ और करता है। ऑब्वियसली यार मैं महीने में 18 घंटे थोड़ी काम करता हूँ, मैं 18 घंटे में एक जगह से फ्री होके कुछ और काम करता हूँ, कहीं और पढ़ाता हूँ, कहीं और अपनी मेरी सीए की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करता हूँ। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? तो ये आई थिंक आपने एग्जाम्पल आप नोट करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझो एटलीस्ट। ठीक है? एंड जो मेरी जजमेंट है वो मैं यहाँ पर आपको स्टार मार्क करके जो है वो मैं यहाँ लिखवाना चाहता हूँ। सब बच्चे लिखें कि द एम्प्लॉय शुड बी जज्ड, कभी फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन पूछ ले कि हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉय कौन है, शुड बी जज्ड अकॉर्डिंग टू अर्निंग पर आवर। जिस वर्कर की 1 घंटे की कमाई सबसे ज्यादा होगी वो सबसे बढ़िया वर्कर जो है वो निकल कर आएगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? क्या ये बात क्लियर है? चलिए सर, अब मेरा लास्ट पॉइंट रहता था वर्कर ई वाला। ठीक है, मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह खाली कर देता हूँ। वर्कर ई वाला जो है वो हमारा यहाँ पर पॉइंट रहता था, उसको हम एक बार जल्दी से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए सर, तो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट वर्कर ई। वर्कर ई के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन। चलिए, वर्कर ई। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ सेम वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 चल रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा वर्कर ई है वो कितना टाइम सेव कर रहा है? वर्कर ई इज सेविंग टाइम। वर्कर ई का यार एक्चुअल टाइम जो है वो 30 आवर्स था। मैं दोबारा लिख दूं, 30 आवर्स था। तो मेरा वर्कर ई 270 घंटे बचा रहा है भाई, बहुत तगड़ा। 300 घंटे के काम को ये 30 घंटे में कर रहा है, 270 घंटे बचा रहा है। तो अगर परसेंटेज के तौर पे देखें तो 270 डिवाइड बाय 300, भाई जान लोगे क्या, 90% समय बचा रहा है यार। कितना बोनस मिलने वाला है इसको, तगड़ा। अब बोनस निकालते हैं अप टू 20%। वैसे मुझे कहीं ना कहीं पता है, मैं आपकी सुविधा के लिए 60 आवर्स लिख रहा हूं, और बोनस का अमाउंट जो है वो 3.6 आने वाला है, क्योंकि हम ये पहले भी 2 बार कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद वी गोना टॉक अबाउट अप टू 40%। ठीक है, जिसका मतलब 120 घंटे होता है, और इसका बोनस भी वैसे हमने पिछली बार निकाला था, आई गेस 14.4। 120 घंटे का 20% इंटू 0.6 के हिसाब से, 0.6 के हिसाब से, हाँ जी 14.4। ये पिछली बार निकाला था, इसलिए मैं दोबारा इलेबोरेटली कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूँ। और लास्ट अब क्या लिखने वाला हूँ यार, बैलेंस में बताओ। बैलेंस 30%। नाउ टोटल टाइम सेव्ड इज 90 ना, तो 20 की बात यहाँ हो गई, 40 की बात यहाँ हो गई, बाकी 30 की बात यहाँ कर रहा हूँ। 30% का मतलब अगेन 300 का 30%, 90 घंटे। और मैं हमेशा आवर्स वाइज भी कहानी मैच करता हूँ, 60 और 120, 180, 180 और 90, 270। यहाँ पर अगर बोनस देखेंगे तो 90 आवर्स का 30% और 1 घंटे का रेट, ये 90 घंटे का 30% अगर करें इंटू 0.60, और दिस वुड बी कमिंग आउट एज 16.2। 16.2। तो टोटल बोनस अगर मैं यहाँ देखूं, 3.6 पहले था, 14.4 पहले था, फिर 16.2 और है। सर ये बंदा टोटल बोनस 34.2 का लेकर जा रहा है। ठीक है, कम टाइम में काम करने का सर फायदा तो है। अब ये तो मत कहिए कम टाइम में काम करने का फायदा क्या हुआ, पता लगे कोई बच्चा इसको देख रहा है टोटल अर्निंग को, वो कह रहा है सर अभी भी सबसे ज्यादा बड़ी अर्निंग तो एक ही है। इनको क्या मिला कम टाइम में काम खत्म करके? यार ये कम टाइम में काम खत्म करके पर घंटे का अपने घर ज्यादा लेकर जा रहे हैं। बात समझ रहे हो ना?
टोटल की बात करें 18 और 34.2, ऑब्वियसली दिस वुड बी 52.2। और पर आवर की अर्निंग अगर देखूं तो ये तो 1 रुपए से ज्यादा होगी, क्योंकि ये 52.2 कमा रहा है 30 घंटे में, तो इसकी 1 घंटे की तनख्वाह जो है वो 1.74 है। अगेन 100 बात की एक बात, जो जितनी जल्दी घंटे काम खत्म कर लेगा उतना ज्यादा वो पर आवर कहीं ना कहीं अपना कमा के घर जाएगा। क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है? पूरा, कोई भी डाउट हो, ऑब्वियसली यू आर फ्री, यू आर यू हैव अ राइट, यू हैव अ ड्यूटी आल्सो टू आस्क मी योर डाउट एनी टाइम। ठीक है, क्वेश्चन 1 इस हिसाब से खत्म हो गया है। नाउ वी गोना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली 1 के बाद क्या आता है भाई? 2 आता है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ने वाला हूँ। सो बैक टू माय प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 हियर। चलिए दोस्तों, वो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, आसान है। और थोड़ा सा अपनी चेहरे पे खुशी ले, क्योंकि ये इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको ब्रेक देने वाला हूँ। वी विल बी डन विद आवर लेबर्स लेक्चर नंबर 1। ठीक है, बाकी की बातें ब्रेक के बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू कंप्लीट अ प्रोडक्ट इज 12 आवर्स एट द रेट ऑफ 25 पैसा पर आवर। कुछ ध्यान आ रहा है आप लोगों को? एक प्रोडक्ट को बनाने में 12 घंटे लगते हैं और 1 घंटे के 25 पैसे हैं। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हमें ये दे दे क्वेश्चन कि 1 यूनिट को बनाने में टाइम कितना लगता है, और ये भी बता दे, टाइम रेट भी दे दे कि 1 घंटे के पैसे कितने हैं, तो मैं पीस रेट भी निकाल सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलो। टाइम वेजेस, ध्यान से पढ़ना भाई। टाइम वेजेस आर अलाउड टू वर्कर्स टेकिंग मोर देन द टाइम अलाउड। जो मेरे टाइम अलाउड से ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मेरा टाइम अलाउड कितना है? 12 घंटे। तो जो वर्कर्स 12 घंटे से ज्यादा समय में काम कर रहे हैं उनको मैं टाइम वेजेस दूंगा टाइम के हिसाब से। बट द वर्कर्स हु कंप्लीट द जॉब इन स्टैंडर्ड टाइम और लेस रिसीव अ स्ट्रेट पीस वर्क रेट। कहीं ना कहीं ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि जो पीस सिस्टम है दैट्स अ मोर मोटिवेटिंग, वो एक पेमेंट बाय रिजल्ट सिस्टम है। ठीक है, तो जो बंदे स्टैंडर्ड टाइम या कम में, कहने का मतलब अगर मैं परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जो बंदे जिनकी एफिशिएंसी परसेंट 100 या मोर देन 100 आएगी, ऑब्वियसली दे आर एलिजिबल फॉर बोनस ना। तो उनको पीस वर्क रेट और 10% बोनस मिलेगा। आप देख रहे हैं ना, बोनस आ गया। Now we need to calculate the wages earned by A, B, C and D who complete their work in 15, 12, 10 and 8 hours respectively. What will be their effective hourly rate? बहुत मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर एक चीज और आ रही है, ऑब्वियसली मेरे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया तो आएगा ही। इफ द ओवरहेड रेट चार्जेबल टू प्रोडक्शन इज ₹0.50 पर आवर। सर ओवरहेड क्या होता है, आप भूल तो नहीं गए ना? जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ बिजली पानी वाले खर्चे। आप मुझे बात बताइए, कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूं कि जो मेरे ओवरहेड्स है वो लेबर से कनेक्टेड है। जितने घंटे लेबर काम करेगी उतने हिसाब से ही बिजली पानी खर्चा आएगा। तो मेरा बिजली पानी का रेट यहाँ पर 0.50 पर आवर है। ये वैसे मैं शायद बोल चुका हूं कि ओवरहेड्स भी कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन कस्टमर से रिकवर करता है, इसीलिए 0.50 पर आवर को ना रिकवरी रेट आप कह सकते हो। इस 0.50 पर आवर को रिकवरी रेट कह सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? मैं बता चुका हूं कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है। तो मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जितना खर्चा आता है दैट इज ऑल पार्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। और इसने लिखा भी है कि मेरी कन्वर्जन कॉस्ट में यहाँ पर लेबर एंड ओवरहेड्स आएंगे, ऑब्वियसली पर पीस। कर लेते हैं सर, शुरू करते हैं जल्दी से, समय नहीं बर्बाद करते। और सबसे पहले इसको हटाओ। और ये क्या कह रहे हैं कि इसको सबसे पहले तो अर्निंग्स चाहिए, अर्निंग्स चाहिए ना इसे। कोई बात नहीं जी, करके दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना? आई होप क्लियर है ये, कोई फॉन्ट साइज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले तो इफेक्टिव अर्निंग निकालनी है। इफेक्टिव अर्निंग, ठीक है, पर आवर, ऑब्वियसली इफेक्टिव अर्निंग पर आवर आती है। चलिए, तो मेरे यहाँ पर एक वर्कर ए है, वर्कर ए है, ठीक है, वर्कर बी है, वर्कर सी की बात कर लेते हैं और वर्कर डी की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपकी सुविधा के लिए फॉन्ट साइज जो है बढ़ा देता हूँ वैसे। चलिए नाउ कहीं ना कहीं इनका एक्चुअल टाइम सबसे पहले, यानी इन लोगों ने कितने टाइम में काम खत्म किया है, एक्चुअल टाइम। एक सेकेंड सर, चलिए एक्चुअल टाइम वर्कर ए का कितना है? वर्कर ए का एक्चुअल टाइम कितना है? वर्कर ए का एक्चुअल टाइम इज 15 आवर्स। वर्कर ए का
एक्चुअल टाइम इज 15 आवर्स, ठीक है जी। चलिए वर्कर बी का कितना टाइम है, वर्कर बी इज 12 आवर्स, वर्कर बी का 12 आवर्स है। वर्कर सी इट इज 10 आवर्स, वर्कर सी का आपका 10 आवर्स हो गया, और वर्कर डी का 8 आवर्स हो गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं साफ सी बात है, मैं यहाँ पर लिखूं हमारे स्टैंडर्ड टाइम जो है, आपको काम खत्म करने के लिए कितना टाइम दिया गया था, मेरा स्टैंडर्ड टाइम 12 आवर्स है, सब में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली इट इज सेम फॉर ऑल, इट इज सेम फॉर ऑल, वी आर कंपेयरिंग बिटवीन आवर 4 वर्कर्स। अब ये तो साफ साफ कोई भी बच्चा देख सकता है कि मेरा कौन सा वर्कर ज्यादा टाइम ले रहा है और कौन सा वर्कर कम टाइम ले रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर पेमेंट सिस्टम लिख दूं, क्योंकि इनके काम करने के हिसाब से ही कहीं ना कहीं इनका पेमेंट सिस्टम डिसाइड हो रहा है। सो वर्कर ए 12 घंटे से ज्यादा ले रहा है तो हम इसको टाइम वेजेस देंगे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बंदा ज्यादा टाइम ले रहा है उसको टाइम वेजेस मिलते हैं। और वर्कर बी सी एंड डी ये तीनों ही 12 या 12 से कम टाइम में काम खत्म कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, 12 या 12 से कम टाइम में काम खत्म कर रहे हैं, इसलिए मैं तीनों को ही पीस सिस्टम ऑफर करूंगा, इन तीनों को ही पीस सिस्टम जो है वो हम ऑफर करेंगे। चलिए जी, तो काम शुरू करते हैं। टाइम वेजेस की अगर बात करें, मतलब अगर मैं इनका नॉर्मल वेजेस निकालूं, इनकी अर्निंग्स निकालूं सीधा, तो इनकी अर्निंग्स के हिसाब से वर्कर ए की अर्निंग्स तो हो जाएगी, 15 घंटे काम कर रहा है और 1 घंटे का 25 पैसे का रेट आएगा, है ना जी, 25 पैसे का ना, एक बार देख लो क्वेश्चन में यार, वही दुर्घटना से देर भली, 25 पैसे पर आवर है। और ये बात पहले भी बताई थी यानी शुरुआत में, अपनी क्लास की शुरुआत में, कि बेसिक वेजेस हमेशा एक्चुअल आवर्स के हिसाब से मिलते हैं, भले ही बंदा ज्यादा टाइम ले, ये नहीं कि हम उस बंदे की बेइज्जती करेंगे, हम उसको समाज से निकाल देंगे, ठीक है ज्यादा टाइम काम कर रहा है लेकिन उसको ज्यादा टाइम की तनख्वाह उसको पूरे टाइम की देंगे। तो 15 घंटे इंटू 25 पैसे के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर पैसे दूं, 15 घंटे इंटू 25 पैसे के हिसाब से अगर पैसे दूं, तो दिस वुड बी 3.75, 3.75 ना। वर्कर बी सी एंड डी इन तीनों को ही मैं पीस रेट ऑफर करने वाला हूं। सर पीस रेट तो है नहीं हमारे पास यार, तो शुरू में जो मैंने बात बोली थी कि पीस रेट निकाल सकते हैं, ये मैंने फालतू में थोड़ी बोली थी। कैसे निकाल सकते हैं पीस रेट नाउ सर, मेरे को, और भाई इस क्वेश्चन में पीस एक ही है, एक यूनिट बनाने में कहीं ना कहीं 12 घंटे लगते हैं, और 1 घंटे के आप अपने वर्कर्स को 25 पैसे देते हो, क्या 1 यूनिट का रेट हम नहीं निकाल सकते? भाई कैसे निकालेंगे बताओ, करो। 1 घंटे के 25 पैसे हैं, 1 यूनिट को बनाने में 12 घंटे लगते हैं, तो जाहिर सी बात है 1 यूनिट का रेट जो है 12 घंटे इंटू 0.25 यानी 3 रुपए पर यूनिट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बच्चे ने मुझे बोला था सर ये कॉस्टिंग में सर जब मर्जी मल्टीप्लाई डिवाइड समझ में नहीं आता, बड़ा दिक्कत है। यार कॉस्टिंग में मल्टीप्लाई डिवाइड में दिक्कत है तो फिर तो भैया सच में बहुत दिक्कत है। मेरे ख्याल से तो आपको खुशी होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, और आपको दुख हो रहा है। ये कैसी सी बात हुई यार, दुख तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब क्या दोगे इनको, इन सबको 3 रुपए दोगे प्लस साथ में 10% बोनस की बात हुई है, दैट मीन्स 3.3, और बी सी और डी तीनों का यही बनता है, तीनों का यही बनता है। अगर आप अभी हैरान होता है बच्चा सर बी सी डी सेम, ऑब्वियसली, लेकिन अर्निंग पर आर सेम नहीं आएगा क्योंकि सबके काम करने के आवर्स तो अलग अलग होंगे ना। अब ये जो मेरा वर्कर ए है ये 15 रुपए सॉरी 3.75 15 घंटे में लेके जाता है, अगेन इसका रेट यार घूम फिर के 0.25 ही आएगा क्योंकि ये तो इसको तो बोनस का हकदार नहीं है ना ये बंदा। यहां पर 3.3 ये घर लेके जाता है 12 घंटे में, तो इसका जो 1 घंटे का हिसाब हुआ 3.3 डिवाइडेड बाय 12, सर ये आपका हो गया, ऑब्वियसली बढ़ेगा ये तो मुझे गारंटी थी, 0.275। इसके बाद अगला सी जो है वो 3.3 घर लेके जाता है 10 घंटे में, तो इसकी 1 घंटे की जो कमाई है वो आपकी हो गई 0.33। और लास्ट ये बंदा 3.3 घर लेके जाता है 8 घंटे में, ऑब्वियसली इसकी अर्निंग पर आर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा होने वाली है, ये आपकी निकल कर आ रही है 0.4125। सर क्लियर है? तो वर्कर डी
अगेन वही पिछले क्वेश्चन वाली जजमेंट, और कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो रहे हैं यार। जो सबसे जल्दी काम करके चला जाएगा उसको सबसे ज्यादा अर्निंग करने का मौका मिलेगा पर आवर। क्या ये क्लियर है? इसके बाद हमें बोला गया कि एक बार कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो और बता दो। ठीक है, तो मैं एक काम करते हैं, ये सब कुछ हटाते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया ना। स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें तो क्वेश्चन ने वैसे बता ही दिया है हमारी सुविधा के लिए, है ना। हम यहाँ पर एग्जामिनर को थैंक यू करना चाहेंगे कि लेबर एंड, भाई एंड का मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजी में एंड इज अ कनेक्टर, दैट मीन्स प्लस, लेबर प्लस ओवरहेड्स। तो कन्वर्जन कॉस्ट की बात करूं तो भाई ए बी, ऑब्वियसली सर आप उसी के नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी और डी। चलिए लेबर कॉस्ट, अब कॉस्ट वाइज लिखना है और जो अर्निंग है वही कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट, ए को हम पैसे दे रहे थे 375, जो उनको कमाई दे रहे थे वो हमारी कॉस्ट है। बी सी और डी, इन तीनों को ही हम 3.30 दे रहे थे, 3.30। अब देखो भाई ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का, ये सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एक सेकंड। ओवरहेड्स का आपको रेट दे रखा है, ओवरहेड्स का जो रेट है दैट इज आई गेस 0.50 पर आवर। एक बार कंफर्म कर लो यार, एक बार कंफर्म करके बताओ मेरे को, 0.50 है ना? हाँ जी बिल्कुल। अब देखो ए कितने घंटे में काम खत्म करता है? ए का जो टाइम था 15 घंटे था यार। आपको नहीं लगता जो बंदा ज्यादा समय ले रहा है काम खत्म करने में वो हमारा बिजली पानी भी उतना ही लगवा रहा है? 15 घंटे में काम खत्म कर रहा है तो 50 पैसे के हिसाब से ये मेरा 7.5 रुपए का बिजली पानी लगवाएगा। यहां पर ये बंदा बी, आई थिंक बी का 12 था, 12 घंटे में काम करेगा तो 50 पैसे, ये भी अच्छी बात है ना, 50 पैसे का रेट है। देखो एग्जामिनर कितनी मदद कर रहा है, कितना प्यारा इंसान है एग्जामिनर। 50 पैसे बोले तो सीधा आधा करना है। कितना इसने काम बचा लिया? 12 का आधा, 6 रुपए का बिजली पानी हो गया। यहां पर काम आई गेस कितना हो रहा है, मैं भूल गया। सी 10 घंटे में काम कर रहा है तो 10 घंटे का आधा, तो यहां बिजली पानी 5 रुपए लगेगा। अब देखिए वही वर्कर डी कितना प्यारा बंदा है यार, 8 घंटे में काम खत्म करके चलाता है। जो जितनी जल्दी काम खत्म कर देगा, एंड वी आर एज्यूमिंग की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, तो वो हमारा बिजली पानी भी तो कम लगवाएगा। तो इस वर्कर ने सिर्फ मेरा 4 रुपए का बिजली पानी लगवाया है। यहां पर अगर मैं टोटल कन्वर्जन कॉस्ट करूं, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट करूं तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया, 3.75 और 7.5, 3.75 और 7.5, दिस इज 11.25। वर्कर बी की बात करें, मुझे पता है कि डी की सबसे कम आने वाली है, बी का हो गया 9.30, सी में 3.30 और 5, दिस वुड बी 8.30, डी में 3.30 और 4, दिस वुड बी 7.30। तो ये मेरी कन्वर्जन कॉस्ट भी मैंने निकाल के दिखा दी जो मेरे सवाल ने कहा था। मैं एक बार आपको सवाल पे दोबारा ले जाता हूँ, मैंने अपनी बुक में इसके आंसर नहीं दिए, लेकिन मेरे को कोई शक नहीं है कि ये आंसर ठीक है। आप लोगों को भी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही इसमें कि सर ये ऐसे आंसर कैसे आ गया? तो मेरे ख्याल से लेबर का पूरा कंसेप्ट, देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे, पहले भी कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर होना, क्या होता है कमाई, कैसे निकालना है। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं, कॉस्टिंग में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की ये है जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि सर इसको शुरू कैसे करें, कैसे करना है ये क्वेश्चन, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है। तो वो बेसिक्स की कमी है यार, वही तो स्ट्रॉन्ग करने आया हूं मैं, और आई होप आपकी स्ट्रॉन्ग हो भी रहे हैं। ठीक है, आप में से बहुत बच्चों ने कॉस्टिंग पहले से पढ़ रखी होगी, तो आई होप आपको डिफरेंस फील हो भी रहा है एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग के भी लेवल होते हैं, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल में आई होप मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, मैं कुछ वैल्यू एडिशन आप लोगों की कर पा रहा हूं। और सर हम विद्यास्थल पूरी आपके लिए तत्पर है, ठीक है, आपके लिए ही है, सब कुछ आपके लिए काम कर रहे हैं। आपका रिजल्ट आए इतनी सी हमारी तमन्ना है, ठीक है। उसके बदले में आप थोड़ी सी रिजल्ट आने पे हमें मिठाई खिला जाएंगे, हाँ माहौल सब ठीक होने दो, उसके बाद तो हमें और खुशी हो जाएगी, ठीक है जी। तो सर लेबर का फर्स्ट लेक्चर हो गया है, नाउ आई एम गोना अनाउंस द ब्रेक, ठीक है ना। खुशी आपके चेहरे पे देखते ही बनती है, मुझे पता है,
वो होने वाला है। और अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे और मैं अपनी बात को एक रिपीट करूंगा कि आपको भी अपना काम करते रहना है, ठीक है। अपने स्टडी मॉड्यूल, अपने रिवीजन टेस्ट पेपर्स, इन सबसे क्वेश्चंस जो है वो आपको करने वाले हैं। और जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स है, दे आर ऑलरेडी इन योर फाइल, दे आर ऑलरेडी इन योर फाइल, ठीक है सर। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने प्रैक्टिकल कारवा को आगे बढ़ाएंगे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3 से। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए आपके लिए ब्रेक, आप अपना चाय पानी न चाय नाश्ता करने के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए, और हम कुछ ही देर बाद फिर से मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।